So, very good morning, all of you. Sir, why good morning? वेरी वेरी सिंपल बच्चों, अभी अभी आपने खाना खाया है और आपको नींद आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जनरली मैं गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ सभी बच्चों को, क्योंकि मेरा लेक्चर जो है सीए इंटरमीडिएट का वो दोपहर के टाइम में होगा। दोपहर का टाइम जो कि एक जैसे युद्ध में परिस्थितियां होती है वैसे ही कुछ यहाँ पे परिस्थिति होगी आपकी, बिकॉज आपने अभी अभी हैवी लंच किया है और आपको नींद आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इज इट राइट? दैट्स वाई अकाउंट्स का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया है 1 बजे से 3 बजे तक, सो दैट आपको नींद ना आए, बिकॉज सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको नींद आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इज इट राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे से विश कर लेता हूँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू एंड दिस इज द हाई टाइम। आपने ये जो सक्सेस अचीव किया है बहुत ही बढ़िया है। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हो एंड आई एम रियली प्राउड अबाउट इट। आई फील प्राउड कि आप लोगों ने इतने अच्छे नंबर से सीए फाउंडेशन क्लियर किया है और आप अगले स्टेप पे इमीडिएटली पहुंच चुके हो। देखो ना कितना फास्ट हो गया नाउ इट इज। अभी अभी परसों ही फाउंडेशन पास हुए थे, इमीडिएटली इंटर का प्रिपरेशन भी शुरू हो गया। सर अभी आप हमें सांस लेने दोगे या नहीं? बेटा नहीं। इसके बाद इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 भी इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। ये ऐसे करते करते कैसे एग्जाम कब आएगी पता ही नहीं चलेगा। सही है? तो टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है और उसको ध्यान में रखते हुए एज वेल एज पहले 2-3 लेक्चर्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैटर ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले आपको बहुत सारे बच्चों को पता ही है मैं कौन हूँ, ठीक है? आई एम सीए स्वरूप अमलझरे। सरनेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इवेंचुअली आपको याद रह जाएगा, ठीक है? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मई 2012 में मेरा सीए कंप्लीट हुआ था। उसके बाद थोड़ा टीचिंग, थोड़ा प्रैक्टिस, ऐसे करते 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 यहाँ पे फुल टाइम टीचिंग में हम लोग कब आए ये मुझे पता ही नहीं चला। आई एम डीलिंग विद अकाउंट्स थ्रू आउट सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। तो बच्चे प्यार से मुझे अकाउंट्स गुरु भी बुलाते हैं, ठीक है? इनफैक्ट मैंने ही मेरा नाम रखा हुआ है। तो माय फ्रेंड्स, आई एम टीचिंग यू पेपर 1 अकाउंट्स, ठीक है? जो कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट फाउंडेशन में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा था उससे भी सिंपल, ठीक है? तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आराम से सुकून से इस सब्जेक्ट को एंजॉय करिए 1 बजे से 3 बजे के बीच में, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, मेरे बारे में तो मैं बातें करता ही रहूंगा। मेरी बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी फाउंडेशन के बच्चों को पता ही है, बट जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको भी बताना जरूरी है। बट फ्यूचर में इन चीजों के बारे में बातें बिल्कुल करेंगे, ठीक है? सो पेपर 1 अकाउंट्स, जो हमेशा मैं पहले लेक्चर की शुरुआत करता हूं, हमेशा यही बताता हूं कि अकाउंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, बिकॉज ये आपका पहला पेपर है। इसमें जो आपने फाउंडेशन में रियलाइज किया होगा, बराबर है ना? ओंकार, कैसा था तुम्हारा कॉन्फिडेंस फाउंडेशन का पेपर जब खत्म हुआ तब? बिकॉज ओंकार इज द स्टूडेंट हु गॉट 94 इन अकाउंट्स। ही वॉज विथ मी फ्रॉम फाउंडेशन। सिद्धांत ने भी अच्छे नंबर्स लाए, प्रतीक ने भी अच्छे नंबर्स लाए, ठीक है? सबने, तेजश्री ने अच्छे नंबर्स लाए, साक्षी जी आपने भी लाए, ठीक है? तो बच्चों बात ये नहीं है, आपने भी अच्छे नंबर्स लाए। तो जब भी जो फाउंडेशन के बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर्स लाए उनके लिए तो मतलब मैं थैंक्स बोलूंगा ही उनको, बट उनका एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं कि भैया अकाउंट्स का पेपर जब गया तब आपका क्या एटीट्यूड था? तो पॉजिटिव ही होगा ऑफ कोर्स। 94 मार्क्स मिलने वाले हैं, तब लगा था तुम्हें इतने मिलेंगे? नहीं लगा था। कितने मिलेंगे लगा था? 80 तक तो मिलेंगे ऐसा लग रहा था। तो बच्चों यही बात है, जब आप एक कॉन्फिडेंस, मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, उसके बाद आपने इमीडिएटली क्या किया? लॉ के प्रिपरेशन के बारे में सोचा जब अकाउंट्स अच्छा किया। वही अगर अकाउंट्स अच्छा नहीं जाता तो उल्टा भी हो सकता था, आप लोग अगले पेपर की तैयारियां करते नहीं करते उसकी कोई गारंटी नहीं है। इज इट राइट? बट ऐसा करना नहीं है। पहला पेपर भले ही डिफिकल्ट जाता है तो भी हमें अगले पेपर की तैयारियां करनी है। थैंक यू। बराबर है बच्चों? यस, फाइन। दैट्स व्हाई आई फील दैट अकाउंट्स का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी जम के तैयारी करेंगे। इस बार भी हम लोग प्लेज करेंगे कि इस बार भी हम मोर देन 80 मार्क्स जरूर लाएं, ठीक है? यस। और करना क्या है उसके लिए? आईसीएआई मॉड्यूल
और एल्स आई कैन से आईसीए पब्लिकेशन एंड आईसीए पब्लिकेशन। तो सारे नोट्स में इस कवर है। इज इट राइट? तो लेट्स गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। आज हम शुरू करेंगे डायरेक्टली अकाउंट्स। ओके, आज मैं ज्यादा इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं दूंगा, फटाफट अकाउंट से शुरू कर देता है, चलेगा? यस। तो आपका ये जो सिलेबस है ये टोटल 3 यूनिट्स में बटा हुआ है, 3 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। मॉड्यूल 1 विच इज कवरिंग 3 टॉपिक्स, विच इज कवरिंग 3 चैप्टर्स। टोटल कितने चैप्टर्स है देखो बेटा, टोटल 14 चैप्टर्स है, जिसमें से 3 चैप्टर्स कहां पे है? मॉड्यूल नंबर 1 में है। मेरे क्लास नोट जो मिलेंगे आपको 3 सेट्स मिलेंगे। मॉड्यूल 1 कवर्स 3 चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पे आपको ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने मार्क के लिए पूछा गया है उसका मैंने टोटल डिटेल्ड मार्किंग वेटेज यहां पे बना के दिया है। आर यू गेटिंग दिस? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको बोलना है, ओके? बाद में मुंह बंद करने के लिए बोलना पड़ता है मुझे कि आप चुप बैठो करके। अभी आप पहले कुछ दिनों में शांत रहते हो, ठीक है? तो प्लीज बोलिए, रिलैक्स हो जाइए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर इन सेफ हैंड्स। अकाउंट्स में आपको 80 से ज्यादा पक्के है, सिर्फ क्लास का कोर्स फॉलो करना है। इज इट क्लियर टू यू? यस। जो चीजें हम बताएंगे वो करोगे। होमवर्क इज कंपलसरी, ये सारी कहानी आपको पता ही है, हम बताएंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका मार्किंग वेटेज देखो बेटा 5 मार्क कभी कभार पूछे जाता है। देन हर चैप्टर का मार्किंग वेटेज मैं चैप्टर शुरू करने से पहले डिस्कस करने ही वाला हूं, सिर्फ आपको रफ आइडिया आनी चाहिए कि हमें करना क्या है। बाय द वे, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कुल मिला के पढ़ने हैं, जिसका मार्किंग वेटेज अगर आप पकड़ते हो तो 20 मार्क का पहला क्वेश्चन। आपके एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी होता है, अकाउंट्स की बात करूं तो, बराबर है ना? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5, बराबर है ना? या आउट ऑफ 5 4 करने, बराबर है ना? तो 4 इंटू 20 कितना? 80 मार्क, और पहला क्वेश्चन 20 मार्क का। ऐसे कुल मिला के आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। डू यू एग्री विथ दिस? यस। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन कंपलसरीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही आएगा, तो यहां पे 20 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं। प्लस क्वेश्चन नंबर 6 में कभी कभार क्वेश्चन नंबर 6 में भी ABCD करके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न अगर मैं दिखाऊं आपको, जो अगले पेज पे दिया है मैंने, यू कैन सी हियर पेपर पैटर्न। दिसंबर 2021 का पेपर मैं यहां पे दिखाता हूं, हर पेपर ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, बराबर है? क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 हो सकते हैं, नहीं तो 1 भी हो सकता है। यानी ये 20 मार्क का क्वेश्चन, ये 20 मार्क का क्वेश्चन, ये 20 मार्क का, ये 20 मार्क का, ये 20 मार्क का, और ये 20 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा 5 क्वेश्चन है, इसमें एक AS का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैन यू सी? मैंने यहां पे मार्क्स दिए हैं और चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा है, ये आपके नोट्स में मैंने बना के दिया है। तो आप लोग देख पा रहे हो, सी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6C, वो 5 मार्क के लिए है, चैप्टर नंबर 1 पे है, हमारे पहले मॉड्यूल में से, बराबर है ना? यहां पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन, लेकिन सभी के सभी चैप्टर नंबर 3 पे है। यहां पे भी देखो चैप्टर नंबर 3 पे है, ऊपर भी देखो चैप्टर नंबर 3 पे है। यानी चैप्टर नंबर 3 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 3 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ कंपल्सरी चैप्टर, इजंट इट? ये करो 20 मार्क ले लो, ये करो 20 मार्क ले लो, खत्म। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं? 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने, दैट्स इट। आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? तो चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, 20 मार्क्स फिक्स मिलेंगे आपको। क्लियर है क्या? और ये क्वेश्चन आप ऑप्शन में नहीं रख सकते हो। मान लो मैंने बचे हुए चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे? बचे हुए चैप्टर्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से लिखने कितने हैं? 4। तो एक ऑप्शन मुझे मिल सकता है ना, यानी बाकी के चैप्टर में से कोई ना कोई एक चैप्टर में ऑप्शन में रख सकता हूं। मैं रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट रख सकता हूं। बट क्या चैप्टर नंबर 3 मैं ऑप्शन में रख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को बहुत ही मेहनत करके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? डोंट वरी, आई एम हियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है? प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, बट मोस्टली थ्योरी ज्यादा होती है वहां पे। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये बैलेंस करना पड़ेगा। हमारा पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, बीच बीच में कभी कभार एक आध सैटरडे को मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेता जाऊंगा। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कम से कम 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर्स, यानी 6 घंटे में एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो ही जाता है। तो हम लोग इसका प्लानिंग करेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिकल्स टॉपिक्स और बीच बीच में थ्योरी टॉपिक्स, सो दैट आपका मेंटल बैलेंस ठीक रहे।
ओके, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो कि है मॉड्यूल नंबर 2 में, जो कि है मॉड्यूल नंबर 2 में, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, यूनिट नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूनिट नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बराबर है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बराबर है। देन प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, दिस इज अगेन रिलेटेड टू कंपनी। देन अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, शेयर से रिलेटेड कुछ लग रहा है तो अगेन रिलेटेड टू कंपनी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कौन इशू कर सकता है प्रेफरेंस शेयर? कंपनी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कौन इशू कर सकता है डिवेंचर? कंपनी। मतलब सर ये पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 कंपनी अकाउंट्स है, ऐसा बोलो ना। बराबर है। मॉड्यूल 1 का वेटेज अगर देखते हो, लास्ट 4 एग्जाम्स आर रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्स ऐसे मानते हुए, तो 25 से 30 मार्क का मॉड्यूल 1 का वेटेज है। वेराज मॉड्यूल 2 का वेटेज देखते हो तो 42 मार्क्स या 40 मार्क्स, यानी 40 से 42 मार्क्स का वेटेज किसका है? मॉड्यूल नंबर 2 का है, जो कि कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर से। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, मॉड्यूल नंबर 3 की बात करेंगे, जो हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 3 के साथ, ओके, जिसमें पहला चैप्टर यानी 9 नंबर का चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। देन 10 नंबर का चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये छोटा सा क्यूट सा चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े से बेसिक्स आपके अच्छे होंगे, ये इसके पीछे का इंटेंशन है। मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट करने का रीजन ये है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके पक्के में भी नहीं होंगे या फिर हो भी सकते हैं, जैसे कि एक्रूअल, मैचिंग, ठीक है। मैंने जब फाउंडेशन को पढ़ाया था तो मैंने मेक श्योर किया था कि बच्चों के वो कंसेप्ट्स एकदम अच्छे बन जाए, बट अगेन मैं बता रहा हूं, ये बच्चों ने अगर खुद घर जाके वो पढ़े होंगे तो वो उनको समझ में आए होंगे, नहीं भी समझ में आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरली जब मैं पहला लेक्चर लेता हूं तो मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की रिवीजन लेता हूं थोड़ी बहुत, बट आज की इस बैच में मैं रिवीजन नहीं लेने वाला हूं। जहां जहां पे वो कंसेप्ट लगते हैं वहां पे मैं वो रिवाइज करवाऊंगा, यानी थ्रू आउट एक साथ में सारे कंसेप्ट की रिवीजन नहीं लेने वाला हूं, मैं वो रिवाइज करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर आपने पहले लिया था और आज क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको समय में बैच खत्म करके देनी है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम ऑफ यूअर्स। तो मुझे फटाफट ये बैच खत्म करना है। खत्म करना है इसका मतलब ये नहीं है कि भगाना है, विद इन ड्यू डेट खत्म करना है। तो अननेसेसरी चीजें थोड़ी सी स्किप करेंगे एंड जो नेसेसरी चीजें नेसेसरी जगह पे वो एक्सप्लेन करेंगे। अननेसेसरी बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऑफ कोर्स एक्रूअल पता होना ही चाहिए, तो जब कभी भी एक्रूअल कंसेप्ट यूज करने के लिए हम फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हम एक्रूअल पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका यूज करेंगे। आर यू गेटिंग इट? सो दैट वो एक बार रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है, फाइन। तो इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉफिट, यहां पे मॉड्यूल नंबर 3 में जितने भी चैप्टर्स है वो एक दूसरे के साथ जरा भी रिलेटेड नहीं है, वेरएज कंपनी अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर्स है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो बच्चों ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है, ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है, यहां पे हर चैप्टर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है जो आपके बेसिक्स को सुधारेगा, इसीलिए मैंने मॉड्यूल 3 पहले सिखाना है। आर यू गेटिंग इट? थोड़े बेसिक अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग कंपनीज में जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, उसके साथ साथ हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 से शुरू करेंगे, जिसका मार्किंग वेटेज आप देख सकते हो, एवरेज 10 मार्क्स। सिर्फ एक बार ही 5 मार्क के लिए पूछा गया, फिर से 10 मार्क के लिए पूछा गया, ठीक है। देन हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम एक अलग ही चैप्टर है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको आप बचपन में सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते थे, ठीक है। बट एनीवे ये सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे। मॉड्यूल 3 का वेटेज अगर देखो तो कितना है, 53 से 60 मार्क्स, यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसको है? मॉड्यूल 3 को। तो पहले ये खत्म कर लेते हैं, बीच बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लेंगे एंड मॉड्यूल 2 लास्ट में करेंगे। क्लियर है? यस। शैल वी प्रोसीड नाउ? यस। ये रहा आपका पेपर का फॉर्मेट और कौन से चैप्टर पे कब क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इंस्टीट्यूट का कुछ कह नहीं सकते। ये पक्का है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फिक्स क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फिक्स क्वेश्चन आएगा। बस बाकी चैप्टर कौन से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहां पे अगर मैं एनालिसिस करूं पहले 2 एग्जामिनेशंस का, तो क्वेश्चन नंबर 2 जनरली 9 नंबर के चैप्टर पे एज वेल एज 10 नंबर के चैप्टर पे पूछा जाता था। यहां पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से 9 नंबर एंड 10 नंबर पे पूछा गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा
तो 11 नंबर पे पूछा गया, 10 नंबर पे पूछा गया। उसके बाद ये G2 लिखा है ना, ये बीच में इस बार सिलेबस चेंज हुआ था, तो कुछ चैप्टर्स ग्रुप 1 से निकाल के ग्रुप 2 में लाए गए, ठीक है, तो वो नॉट एप्लीकेबल समझ लो और उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देखो 13 नंबर के चैप्टर पे, 14 नंबर के चैप्टर पे, मतलब मुझे बताना यह है कि कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जैसे कि मैं अभी एडवांस में प्लान बना सकूं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा मान लो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे क्वेश्चन आता, क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे क्वेश्चन आता, तो मैं स्ट्रेटेजी बना सकता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही ऑप्शन में रख दूं। अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मुझे डिफिकल्ट लगता है तो मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑप्शन में रख के क्वेश्चन नंबर 4 ही छोड़ूंगा। ये पहले से प्री प्लान करके जा सकता हूं कि नहीं मैं? तो मैंने ऐसे पॉसिबिलिटीज देखे कि यहां पे ऐसा कुछ प्लानिंग हो सकता है क्या, तो आंसर आया नो, बिकॉज इंस्टीट्यूट की कोई गारंटी नहीं है, बट ये गारंटी है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा एएस पे ही पूछा जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी 20 मार्क पक्के हैं अगर आप चैप्टर नंबर 3 करते हो तो चैप्टर नंबर 3 आपके सभी चैप्टर्स में सबसे हाईएस्ट मार्क कैरी करता है, याद रखना। लेकिन चैप्टर नंबर 3 सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, उसमें 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो खुद में एक एक चैप्टर है। आर यू गेटिंग इट? सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, सीए का कोर्स है बेटा, थोड़ी सी मतलब जो डेप्थ होगी सिलेबस की वो तो ज्यादा ही होगी। आराम से करेंगे, सिखाते समय मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, बट प्लान करके बैच टाइम में खत्म करेंगे और आपको भी रिलीफ मिलेगा उसके बाद, और हमें भी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हमें कोई मजा नहीं आता है बैच एक्सटेंड करने में, हमें भी जल्दी खत्म होता है तो अच्छा ही होता है, बट कभी कभार क्या होता है बैच के बच्चों के पेस के ऊपर, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसके ऊपर भी पेस डिसाइड होता है, आपके क्वेरीज कितने आते हैं उसके ऊपर भी पेस डिसाइड होता है, बराबर है ना। तो आप बेझिझक क्वेरीज पूछिए, बैच खत्म करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं पूछोगे, मैं सिर्फ आऊंगा यहाँ पे, मैं पढ़ाऊंगा और मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आपके सारे क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, दैट इज माई गारंटी। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। देखो ये मैं पहले लेता था बेसिक कंसेप्ट्स में, गोइंग कंसर्न क्या है, कॉस्ट एंड रियलाइजेशन क्या है, ये सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सही जगह पे सही टाइम पे पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर है जो हमारा डायरेक्टली मेन कंटेंट शुरू कर रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 10 इंश्योरेंस क्लेम्स। यू कैन राइट द हेडिंग। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस, जनरली इंट्रोडक्शन में मैं सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह पीपीटी बना के देता हूं, बट अभी नहीं दूंगा, तो मैंने जहां जहां पे कुछ बोलना है वो वहीं पे बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस, एक नोटबुक अकाउंट्स के लिए चकाचक सेपरेट रखना है, भेड़ मत करो, अकाउंट्स भी उसमें, कॉस्टिंग भी उसमें। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप एक सीए का द बेस्ट एग्जामिनेशन पास करके यहां पे आए हो, तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि आपने एक नया नोटबुक लाया होगा, लेकिन उस नए नोटबुक को पहले नंबरिंग करवाना है एज यूजुअल, पेज नंबर 1 से एंड तक। आज का होमवर्क जो मैं कल चेक करूंगा, क्या सारे पेज नंबरिंग करवा के आओगे? ओके, कल मैं चेक करूंगा, और अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, चलेगा? या कोई सॉफ्ट शिक्षा दी जाए? बोलो ना, गुड मॉर्निंग। क्या करें, क्लास से बाहर जाओगे या गाना गाओगे? सर कुछ नहीं करेंगे, आपकी तरफ ऐसे देखते रहेंगे। नलायक को होमवर्क करके आना है, डू यू गेट इट? वरना जब जो मन में आएगा वो पनिशमेंट दे दूंगा आपको। बेसिक होमवर्क है, कल मैं चेक करूंगा, पेज नंबरिंग करके लाना है। इज इट ओके? क्यों लाना है सर? क्योंकि क्रॉस रेफरेंसिंग करना है, रिवीजन के वक्त थोड़ा सा आसान हो जाता है। कुछ फायदा हुआ कि नहीं फाउंडेशन के बच्चों को? ऑफ कोर्स, हम रिवीजन कौन से क्वेश्चन करवाने हैं उसकी लिस्ट निकालते हैं ना, तो वो रिवीजन करने वाले क्वेश्चंस का आंसर कहां पे है? आपके नोटबुक में। और आपके नोटबुक कितने हैं? टोटल 4। तो 1 नंबर के नोटबुक में है या 4 नंबर के नोटबुक में, या बीच में कहीं पे है? और उसमें कौन से पेज पे है वो उस वक्त अगर ढूंढते रहोगे तो कम से कम 20-25 मिनट आपके एक्स्ट्रा जाएंगे रिवीजन के वक्त। सो मेक श्योर कि आप लोग नंबरिंग करके आओ। वो नंबर्स हमें नोटबुक में जो है वो क्लास नोट्स में लिखना है, और क्लास नोट्स में उसका रेफरेंस लिखना है। तो हमें ये क्रॉस रेफरेंसिंग करना है, तो मेक श्योर कि आप ये कल होमवर्क करके आओगे। इज इट क्लियर?
यस, फाइन। सो चैप्टर नंबर 10, पहले नाम लिखिए, इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें दो प्रकार के क्लेम का अमाउंट कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं। क्लेम मतलब क्या बच्चों? टिपिकल टाइप का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक हादसा आपके बिजनेस में होगा, आपके बिजनेस के एसेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जिसका इंश्योरेंस आपने ऑलरेडी लिया होगा, और उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप उस लॉस का क्लेम करोगे। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो एसेट्स है उस एसेट में हमने स्टॉक का एसेट यहां पे पढ़ना है। तो सर अकाउंट्स में ये कैलकुलेशन लाने की क्या जरूरत है? बेटा जब आग लगती है आपके प्रीमाइसेस में तो सिर्फ गुड्स नहीं जलते हैं, कभी कभार गुड्स के साथ साथ आपके रिकॉर्ड्स भी जल के खाक हो जाते हैं। तो उस केस में जब आपके रिकॉर्ड्स भी जल के खाक हुए हैं तो बीइंग एन अकाउंटिंग एक्सपर्ट वी एक्सपेक्ट कि यू शुड कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, दो इट कैन बी अ एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक, डजंट मैटर, वो एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक ही चाहिए, बट एस्टिमेशन भी तो सही करना जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी को उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा। तो यही सारे एस्टिमेशन हमें यहां पे सीखने हैं। यानी एक्चुअली मेरा बस चलता तो मैं इस चैप्टर का नाम क्या रखता? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बस बात खत्म, टॉपिक ओवर। आर यू गेटिंग इट? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है वही सीखेंगे हम लोग। तो अकाउंट्स में क्यों आया उसका जवाब दे रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एंड वंस यू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम विल बी डन अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी, सो दैट वी कैन डू। तो वो भी सीखना है, इसके साथ साथ क्लेम अमाउंट कैसे निकालना है। बट यहां पे दो प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज डिस्कस की गई है। वन इज लॉस ऑफ स्टॉक, चैप्टर का नाम भी देखिए बेटा, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टॉक का कैलकुलेशन सीखना है, लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कैसे करना है वो सीखना है। ये एक पॉलिसी है, एज वेल एज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी करके और एक पॉलिसी मार्केट में मिलती है जिसका प्रीमियम भर के हम कवरेज ले सकते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों को अलग अलग ही पढ़ना है। सो हमारा पहले दिन का डिस्कशन रहेगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के साथ, ठीक है बच्चों? यस। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, एक टिपिकल टाइप का सिनारियो दिया जाएगा। मैंने सबसे पहले मेरा जो स्टॉक है प्रीमाइसेस में, देयर आर मेनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय द वे। डू यू नो एनी इंश्योरेंस पॉलिसी? आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है खुद की? है कि नहीं है? देखो ऐसे हाँ बोलना है तो हाँ बोलना है, नहीं तो ना बोलना है तो ऐसे ना बोलना है। मतलब कैसे? प्रैक्टिस करो आज घर जाके। हाँ बोलना है तो ऐसे हाँ, ना बोलना है तो ना। डू यू हैव एनी इंश्योरेंस पॉलिसी? नो। वेरी गुड, बराबर ऐसे ही घर जाके प्रॅक्टिस करनी है। नो येस, नो येस। आज घरी जायचं आणि 108 वेळा यस नो म्हणायचं। डू यू गेट इट? ऐसे सीरियस क्यों हो? एकदम फाउंडेशन के बाद एकदम इंटर अभी के अभी कल एग्जाम दूंगा और पास हो जाऊंगा, ऐसा है क्या? इतना मोटिवेटेड हो इसलिए सीरियस हो या नाराज हो? सर फाउंडेशन में मुझे कम मार्क्स मिले इसलिए कोई नाराज है? बोलो। अरे बेटा आप जिस मुकाम पे खड़े हो ना वहां पे आने के लिए बेचारे तड़प रहे हैं। तो थैंक यू बोलो भगवान को कि आपको 200 मिले तो भी ठीक है, पास हो गए, वो 4 बुक्स चले गए मेरी जिंदगी में से। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी मार्क्स। ऑफकोर्स इंटरव्यू में भी आपको सिलेक्ट किया जाएगा ना कि मार्क्स के बेसिस पे, बट आपके टोटल पर्सनालिटी, ओवरऑल लुक, पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन भी आता है, मार्क्स भी आते हैं। भले ही मार्क्स कम हो तो आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है ओवर मार्क्स। आपका नॉलेज अच्छा है आपको सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जॉब में जिसको ज्यादा मार्क्स मिले, बट दैट कैन क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। तो अच्छे मार्क्स लाना कुछ बुरी बात नहीं है, वो एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाता है उसके कारण। जब सीवी देखेंगे तब आपके परसेंटेज बहुत अच्छे दिखेंगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा। लेकिन मान लो आपको इंटरव्यू को बुलाया गया उसके कारण,
कुछ कुछ लोगों का वो इंप्रेशन खराब होने के कारण उनको इंटरव्यू में बुलाया नहीं जाता है, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है कम मार्क्स मिलने का। बट मान लो दोनों को बुला लिया और आपका मार्क्स ज्यादा है बट आपका कम्युनिकेशन स्किल जीरो है, सामने वाले ने इंटरव्यूअर ने पूछा डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी, जैसे अभी बैठते हो ना, वो कम्युनिकेशन स्किल है आपका, मैं कुछ भी पूछता हूं, ऐसे नहीं चलेगा ना, यू हैव टू आंसर, यू हैव टू कम्युनिकेट, बराबर है कि नहीं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगे, उसके साथ साथ आपका टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा होगा, तो जॉब ऑटोमेटिक मिल जाएगी, बराबर है ना। यस। तो बच्चों बात बात को सुन लो, क्या कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है? नहीं है, नहीं है सच में। आप जो व्हीकल से आते हो उसका इंश्योरेंस नहीं है? सर हमारी नहीं है ना, वो तो पापा ने प्रीमियम भरा है। सर जो कुछ भी है वो पापा ही भरते हैं, आपकी भी होगी नलय को, आपको पता नहीं होगा। आपके पापा प्रीमियम भर के इनकम टैक्स के अंडर डिडक्शन भी लेते होंगे, बट एनीवे वो अभी तक शुरू नहीं हुआ ना इनकम टैक्स, धीरे धीरे हो जाएगा। एनीवे तो बच्चों इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब क्या होता है? मोबाइल का भी होगा आपका इंश्योरेंस। मान लो यहां से नीचे जाते समय मोबाइल गिर जाता है, तो इंश्योरेंस है तो क्या करोगे? भागते हुए जाओगे इंश्योरेंस कंपनी में और बोलोगे ये हादसा हो गया मेरे मोबाइल के साथ, वो मोबाइल ठीक हो ना हो, मेरा डेटा निकाल के दे दो उसमें से। नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और वहां पे बोलोगे कि ये नुकसान हुआ है और इसका प्रीमियम मैंने भरा था। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पहले लेनी है, मोबाइल गिरने के बाद दुकान में जाके अरे इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी जरा दे दो पिछले डेट की, ऐसा नहीं होता है। पहले इंश्योरेंस प्रीमियम भर के आप पॉलिसी लेते हो और जो कुछ भी नुकसान हो जाता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इंश्योरेंस कंपनी, बराबर है ना। तो बेसिकली यहाँ पे दो लोग हैं, एक है जो इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन और एक है जो इंश्योरेंस देने वाला पर्सन। इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस इंश्योरर, बराबर है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, ये इंश्योरेंसेस बहुत प्रकार के, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इतने प्रोडक्ट्स इस इंश्योरेंस कंपनीज ने निकाले हुए हैं। जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने बच्चों, फ्यूचर में कुछ सालों के बाद आप सीए बने और आपको मिल गया रिलायंस का ऑडिट, ठीक है, तो आप बहुत खुश हुए हो, पहला ही साल मैं सीए बना, ऑफिस ऐसे ओपन किया, ऐसे ही मतलब नारियल फोड़ा था और आ गए अंबानी जी ऑफिस में मिलने के लिए। क्या लाइफ है ना, जबरदस्त। एक ही कंपनी काफी है बेटा, रिलायंस का एक ऑडिट मिल जाएगा ना तो बस 86,000 करोड़ वो ऑडिट कर, जीरो गिनते गिनते आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा, बराबर है ना। तो एक ही ऑडिट मिल गया, काम खत्म। तो आपने भी मस्त एकदम टीम वगैरह बना के ऑडिट कंप्लीट किया और ऑडिट रिपोर्ट पे साइन मार दी और बाद में निकला झोल रिलायंस में। ऐसे ही नहीं आए थे आपके पास अंबानी जी, उन्होंने बहुत बड़ा झोल किया था, उनको किसी को बकरा बनाना था, तो अच्छे सीए अगर ढूंढ निकालेंगे इसलिए नए सीए को पकड़ा। तो आपने ऑडिट फ्रॉड ढूंढ लिया तो अच्छी बात है, आप अच्छे सीए ही हो, बट मान लो आपके नजर से वो ऑडिट फ्रॉड छूट गया एक्साइटमेंट में आके, तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है, आपके ऊपर भी प्रोफेशनली अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। जो कोई भी स्टेक होल्डर है जिसका नुकसान हो रहा है वो आपके ऊपर भी केस दर्ज करेगा कि सीए ने देखा होता तो मेरी लाइबिलिटी उस वक्त नहीं आती, मुझे ये नुकसान नहीं होता, तो इस सीए को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, ऐसा भी होता है। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइबिलिटी है बच्चों। मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे आपको 1-2-3 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ सकता है, तो क्या इस लाइबिलिटी से छुटकारा पाने के लिए भी कोई इंश्योरेंस है? हाँ है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। मतलब आपको पता ही नहीं है कि कितने प्रकार के इंश्योरेंसेस हैं, देयर आर सो मेनी इंश्योरेंसेस इन द मार्केट। क्या सभी इंश्योरेंसेस के क्लेम हमें यहां पे निकालना है? आंसर इज नो। हमें सिर्फ 2 इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करना है, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये 2 पॉलिसी के बारे में ही डिस्कशन करना है, बाकी किसी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। वरना आप आ जाओगे सर मेरा मोबाइल कल टूट गया, उसका इंश्योरेंस क्लेम निकालना है, कैसे निकालो? लॉजिक इज सेम बट दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन आवर सिलेबस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक चीज आपके दिमाग में पक्की हो गई, हमें सिर्फ 2 पॉलिसियों के बारे में बात करनी है। बोलो, पहली पॉलिसी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बस यही 2 पॉलिसीज, इसको छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है क्या? यस। आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों ये 2 पॉलिसीज मैंने ऑलरेडी लेके रखी है, जिसमें से मैं पहले पॉलिसी की बात करने वाला हूं। ये पहली पॉलिसी मैंने ऑलरेडी लेके रखी है, मतलब मैंने क्या किया है, मेरा जो गोडाउन में स्टॉक रहता है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं क्या करता हूं, ये कैलकुलेटर्स खरीदता हूं और कैलकुलेटर्स बेचता हूं। क्लियर है बच्चों? तो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या क्या होगा, जब स्टॉक खत्म होगा तब कैलकुलेटर खरीदूंगा, जैसे ग्राहक आएगा कैलकुलेटर बेचूंगा।
जब खरीदूंगा तब मेरे गोडाउन में गुड्स आ जाएंगे, और ये मैंने रख दिए मेरे गोडाउन में, तो ये गुड्स खराब होने का कोई चांस है क्या? इज देयर एनी रिस्क कि ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ थेफ्ट? फॉर एवरी टाइप ऑफ लॉस यू हैव अ सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट पॉलिसी फॉर एवरी टाइप ऑफ लॉस। लॉस बाय फायर के लिए सेपरेट पॉलिसी है, लॉस बाय थेफ्ट के लिए सेपरेट पॉलिसी है। तो आपने कौन सी पॉलिसी ली है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर की पॉलिसी ली है। आर यू गेटिंग इट? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, फायर मतलब आग, आग आग पता है ना? हाँ, तो बेटा फायर, लॉस बाय फायर की पॉलिसी ली है। तो मोस्टली गुड्स जल के खाक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। थेफ्ट के ऊपर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकते हो, तो उसके लिए आपको पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है आपका कॉल है। उस पॉलिसी की बातचीत नहीं हो रही है, हम लॉस बाय फायर के पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने वो पॉलिसी ली है, मतलब हमने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरे पास एक 10 लाख रुपए के ऑन एन एवरेज गुड्स होते हैं, उसका अगर फायर के कारण कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, उसका अगर फायर के कारण कुछ नुकसान हो जाता है तो वो लॉस के लिए आप जिम्मेदार रह जाओ, उसके लिए जो कुछ भी प्रीमियम वगैरह भरना है वो हम भर देंगे। तो हमने पहले वो पॉलिसी ली है, प्रीमियम पे किया है। आर यू गेटिंग दिस? वो पॉलिसी है, प्रीमियम पे किया है। अब हमारा क्वेश्चन आगे कब बढ़ेगा? जब आग लगेगी तब, आग लगेगी तो ही धुआं निकलेगा ना। अरे बोलो ना बेटा, यस। तो आग लगेगी तभी हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, अगर आग ही नहीं लगी तो सब ठीक चल रहा है, ये टॉपिक रहने की जरूरत ही नहीं है। तो टिपिकली आग लगेगी, आग लगी, यस। अब गुड्स भी जलेंगे, गुड्स जल गए, वाह वाह वाह, इंश्योरेंस है, टेंशन नको लो, इंश्योरेंस है। इज इट राइट और नॉट? गुड्स जल गए, इंश्योरेंस है मेरे पास, मैं आराम से आग को देखूंगा। यहां पे एक गुड्स रह गया, मैं आग को बोलूंगा आजा आजा, ले ले, लपेट में ले ले इसको भी, इंश्योरेंस है, रिलैक्स, चिल मारो। प्रीमियम भरा है हमने, देगी ना इंश्योरेंस कंपनी पैसे वापस? देगी, क्यों नहीं देगी? आपको आराम से देखेंगे, बोलो हाँ या ना। आगे थोड़ा सा रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, परचेज बिल, सेल बिल, ठीक है। आपको बोलता मैं नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी लपेट में मत लो, नहीं तो मैं तो उठ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। बिकॉज रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को बताऊंगा कि कैसे, कि हाँ इतने रुपए के परचेस किए थे, ये गुड्स मेरे पास थे। इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा ना कि इतने रुपए के गुड्स तुम्हारे पास थे। अरे बोलो हाँ या ना, यस। तो बच्चों वहां पे रिकॉर्ड्स भी है, मैं आराम से देख रहा हूं, तो आग ने वो रिकॉर्ड्स ऐसे बीच में ही छोड़ के टर्न मार के आगे के गुड्स जलाए, ऐसा होगा क्या? नहीं। मतलब सिचुएशन नंबर 1 ये है कि आपके रिकॉर्ड्स इंटैक्ट रह सकते हैं। मान लो आपकी गोडाउन अलग है और बिल्डिंग जहां पे आप ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो वो बिल्डिंग ही अलग है, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, तो बेटा आपको कौन बुलाएगा? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक करने के लिए कौन बुलाएगा? रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, स्टॉक रेडी है, 2 मिनट में प्रिंट आउट निकालूंगा, अगले दिन क्लेम फाइल करूंगा। यानी क्लेम कैलकुलेशन का ही काम रहेगा अगर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन्ड है तो। लेकिन हमारे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा? आग रिकॉर्ड को भी खा जाएगी, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या रहेगा? घंटा, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, गुड्स भी नहीं रहेंगे, रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करना है वही तो सीखना है। तो चलो एक एज ए पार्ट ऑफ डिस्कशन, मतलब मैं थ्योरी वगैरह पढ़ के पढ़ाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। थ्योरी भी पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, अकाउंट्स में अगर अच्छे नंबर्स लाने हैं तो व्हाट इज द प्री रिक्विजिट? रीड थ्योरी देन कन्वर्ट इट इनटू प्रैक्टिकल। मोहित सर उल्टा बोलेंगे क्या? कन्वर्ट योर थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। मैं बोलूंगा थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है। आर यू गेटिंग इट? दोनों लॉजिक सेम ही है, चाहे थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल। अकाउंट्स में बेटा सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब तक वो 3 मेथड्स नहीं पढ़ते आप फाउंडेशन में, वो नहीं पता होते आपको, तो क्या आप जिंदगी में गुडविल वैल्यू करते थे आप 11th-12th में? वैसे डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट का एक हाथ क्वेश्चन देता था, ऐसे करो गुडविल वैल्यूएशन, और हम करके भी आते थे, बराबर है ना। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी ने पूछा क्यों डेबिट करना है? वो थ्योरी समझना होता है, और एक बार वो समझ में आया तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसको प्रैक्टिकल के दौरान आप कन्वर्ट कर लेते हो। तो थियोरेटिकली कोई भी पढ़ेगा
ऑफ कोर्स थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंट्स ऑल्सो, जिसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है बच्चों। थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ही कम, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं क्या बोलूं, ये देखो सुनो, www.ica.org, बीओएस नॉलेज पोर्टल में जाओ, आप खुद देखो बेटा। आई होप वो वहां पे होगा अभी, उन्होंने, हाँ, सेक्शन एंड स्किल वाइज वेटेज, ये मैंने आपको फाउंडेशन में भी दिखाया होगा। स्किल वाइज वेटेज देखना है, सेक्शन वाइज वेटेज का कोई उपयोग नहीं, उससे भी बेहतर चार्ट मैंने मेरे नोट्स में बना के प्रिंट निकाल के आपको दिया है। नोट्स की कॉपी जब आपके हाथ में आएगी तो वो जो पेजेस दिखाए थे ना मैंने मार्किंग वेटेज के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्किल वाइज वेटेज करके इंस्टीट्यूट ने पीडीएफ निकाला है, वेबसाइट पे से ही दिखा रहा हूं मैं। इंटरमीडिएट कोर्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या लिखा है बेटा, देखो जरा, 5 to 15%, क्या ये, कॉम्प्रहेंशन एंड नॉलेज, एंड 85 to 95% आपका पेपर कौन सा है, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। अब मुझे कहां पे इतनी इंग्लिश आती है कि मैं कॉम्प्रहेंशन एंड नॉलेज का मतलब समझ लूं, तो नीचे दिया हुआ है, इंग्लिश का मतलब नहीं है वहां पे, इंग्लिश की बात नहीं है। व्हाट इज कॉम्प्रहेंशन एंड नॉलेज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर, दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर। नॉलेज इन्वॉल्व्स recognizing और remembering facts, क्या, knowledge involves recognizing and remembering facts, मतलब रट्टा, रिमेंबर करना मतलब क्या, रट्टा मारना, बेसिक कंसेप्ट्स। कॉम्प्रहेंशन इन्वॉल्व्स डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, यानी ये जो आपने फैक्ट समझे है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रहेंशन। ओके, नॉलेज मतलब रट्टा मारो, कॉम्प्रहेंशन मतलब उसको प्रेजेंट करो। नेचर ऑफ क्वेश्चन यहां पे कैसे पूछे जाएंगे, इलिस्ट्रेटिव वर्ब्स ये यूज किए जाएंगे, लिस्ट, स्टेट, डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, डिस्कस, यानी स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चंस। ऐसे इन्होंने बोला जरूर है 5 से कितने परसेंटेज तक का, 15%, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 15%। और बेटा ये भी आएंगे ना तो एएस के सेगमेंट में से ही आएंगे। कौन से सेगमेंट में से आएंगे, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेगमेंट में से ही आएंगे। तो ये छोड़ के, एएस छोड़ के बाकी कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आने का चांस मतलब बहुत ही कम है, 5% पकड़ लो, यानी 100 में से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम। तो क्या सर उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम की पूरी थ्योरी पहले शब्द से आखिरी शब्द तक रट्टा मारू, बिल्कुल नहीं, पागल हो क्या। फाउंडेशन में भी यही बोला था मैंने, आई होप आपने उस वक्त कोई खुद का दिमाग नहीं लगाया, बराबर है ना, यही बोला था कि थ्योरी रट्टा मत मारो, एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एग्जाम पास करना है अच्छे नंबर से। तो कितनी थ्योरी पढ़ी थी आपने फाउंडेशन में, बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था वो कर दी होगी, बस बात खत्म हो गया ना, अच्छा स्कोर। वही यहां पे करना है फिर से, यानी थ्योरी के पीछे नहीं भागने का। थ्योरी यहां पे बैठ के मतलब ये सर ने लिख के दिया है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट्स इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स सच एज फायर, फ्लड, थेफ्ट, अर्थक्वेक। बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस, गेट्स 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 गेट्स, इंश्योर्ड 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 इंश्योर्ड, ऐसे रट्टा मत मारो प्लीज, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, दैट्स इट। अकाउंट्स में बिल्कुल आइडिया क्लियर होने चाहिए बच्चों, अगर आइडिया क्लियर है तो पढ़ाई करने में मजा आएगा। ये पूछेंगे ही नहीं तो करूं क्यों, हाँ बट पढ़ना नहीं है ऐसे मत करो प्लीज, सर ये पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको कभी अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे। पहले थ्योरी पढ़नी है फिर इंप्लीमेंट करनी है प्रैक्टिकल्स में। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। तो कहां पे थे हम लोग, आग ने अपनी लपेट में हमारे रिकॉर्ड्स भी ले लिए, तो प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी आप सीए हो बेटा, मैं बेचारा किस्मत का मारा आग लगी है मेरे प्रीमाइसेस में, मैं आपका क्लाइंट हूं, आप नए नए सीए बने हो, मैं आपके ऑफिस में दौड़ते हुए आता हूं, सर 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 मेरे प्रीमाइसेस में आग लग गई। सीए बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा हुआ, क्योंकि उसको बिल देना पड़ेगा ना उसके काम का, तो उसका इनकम खुश हो जाएगा बेचारा। ठीक है, तो बच्चों मैं आऊंगा आपके ऑफिस में और बोलूंगा कि सर आप मेरे प्रीमाइसेस में आग लगी है, तो क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी के पास। दिस इज वन मोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस। सीए बनने के बाद आप इस एरिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन गेट एनरोल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर सच टाइप ऑफ वर्क। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको अपॉइंट करती है, उनके पैनल पे लेती है, और जब कभी भी किसी भी कस्टमर के प्रीमाइसेस में आग वगैरह लगती है तो उनको लिस्ट दे देती है कि आप इन सीए को कांटेक्ट करो
और आप अपना क्लेम इनके पास से ही दर्ज करवाओ। तो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ से आप काम करते हो, क्लोजिंग स्टॉक बराबर है कि नहीं देखने का काम करना पड़ता है। तो ये एक प्रैक्टिस का एरिया है जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है, ठीक है, क्योंकि आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो, तो क्लोजिंग स्टॉक आपसे ज्यादा कौन अच्छा निकालेगा, बराबर है कि नहीं। निकाला था कि नहीं निकाला था क्लोजिंग स्टॉक बहुत सारे क्वेश्चंस में, यहां पे भी वही करना है। आपको ये आता है ऑलरेडी, याद रखना, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे, हाँ, मैं आता हूं आपके ऑफिस में और मैं आपको बताता हूं कि सर आग लगी है, तो आप क्या पूछोगे सबसे पहला सवाल, सीईओ आप लोग पूछो ना, रिकॉर्ड्स है, मैं बोलूंगा नहीं, तो क्या बोलोगे आप, रिकॉर्ड्स नहीं है तो खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म गया, ऐसे बोलोगे, नहीं, आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना, बिकॉज सीएज आर लाइक भगवान टू देयर क्लाइंट। मतलब ये बंदा हमारे जिंदगी में आएगा और कुछ सुधार लाएगा, भले हम रिकॉर्ड मेंटेन करें या ना करें। आर यू गेटिंग इट। तो आप लोग इस आशा से यहां पे आए हो, तो सीए अपना काम शुरू करेगा, बराबर है ना। तो अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो मुझे क्या क्या लगता है बेटा, जरा इमेजिन करो ना, प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग, कितने रुपए का स्टॉक गोडाउन में था वही मैं भूल गया नहीं, सब रिकॉर्ड ही चला गया, अब मेरे पास कोई नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी को कैसे कन्विंस करूं कि इतने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था। भले ही ओनर बोल रहा है हाइपोथेटिकली एक 5-6 करोड़ का होगा, अब इंश्योरेंस है तो दबा के क्लेम करेंगे, बराबर है कि नहीं, कौन भरोसा रखेगा ओनर पे, बराबर है ना, सिंपल है। मान लो आपके घर में 2 रुपए का सोना भी नहीं है और आपके घर में चोरी होती है, चोर के हाथ कुछ नहीं लगा, बेचारा ऐसे खाली हाथ चला गया, लेकिन लॉक वगैरह तोड़ा, उसके बाद पुलिस केस करते समय आप कितना, घर में कितना पैसा था वो बताओगे, कितना बताओगे। अगर व्हाइट का पैसा है तो दबा के बताएंगे ब्लैक का है तो कुछ नहीं है ऐसा बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। यस, मतलब इंसान जब कभी भी क्लेम वगैरह करने की बात आती है तो ज्यादा बढ़ा के बताता है, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी भी क्रॉस चेक करेगी, बोलो हाँ या ना। यस, तो आप जो बोलोगे उसको वर्बली कोई वैल्यू नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इतने रुपए का स्टॉक था, और वो स्टॉक निकालने का काम हमें यहां पे करना है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि स्टॉक कैसे निकालेगा, शुरुआत कहां से होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल क्रिएट करके देता हूं, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मान लो बेटा आग लगी है 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022, दैट इज डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ पुष्पा लिखना चाहिए बाय द वे, फायर में बोलता है ना वो, दैट वाज अ पीजे, एनीवे जान दो, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपको समझ में नहीं आया, पुष्पा नहीं देखी आपने, मैं झुकेगा नहीं, कौन हूं मैं, फायर हूं मैं क्या, हाँ, तो डेट ऑफ फायर 1 जुलाई 2022, बोलो कुछ भी नहीं है हमारे पास, कैसे इनिशिएट करोगे, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। सिद्धांत बोलो, आता है, बराबर है। बैलेंस शीट, कौन सा बैलेंस शीट, पीरियड पीरियड 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट लेंगे और क्या करेंगे, उसमें कितना स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक, वो देखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। बट बेटा वो बैलेंस शीट भी स्वाहा हो गई है, तो सप्लायर को फोन करोगे और क्या पूछोगे, हाँ तुम्हें जितना बेचा है, मतलब परचेस का फिगर सप्लायर के पास से मिल जाएगा, परचेस का फिगर सप्लायर के पास से मिल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो परचेस मिल जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें से कुछ गुड्स खरीद के मैंने बेचे भी तो है ना, तो स्टॉक कितना है वो कैसे पता चलेगा, अब बेचा कितना वो भी मुझे पता नहीं है, तो चलो उसके लिए आप कस्टमर को भी कांटेक्ट कर सकते हो, बराबर है ना। तो सभी कस्टमर लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो और सेल्स की फिगर भी आप निकाल सकते हो, यानी परचेस मिल सकता है सप्लायर को कांटेक्ट करके, कस्टमर को कांटेक्ट करके सेल्स की फिगर भी मिल सकती है, बिल्कुल सही। तो ये कौन से पीरियड का पूछोगे तुम, ये परचेस कौन से पीरियड का मंगवाओगे, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक, 1 जुलाई के सुबह सुबह 7 बजे आग लगी है,
ठीक है, तो 1 जुलाई को बीच में मत घसीटिए। बोलिए, ये बराबर है, बिल्कुल सही है। 3 महीने का परचेस हम लोग सप्लायर को कांटेक्ट करके निकालेंगे, या फिर आप जीएसटी रिटर्न भरते हो बेटा, 30 जून को रिटर्न भर के ही निकले थे, तो सरकार के पास भी आपका डेटा है। सरकार के पास मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी तो खाक नहीं हुआ ना, अगर हुआ है तो जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके निकाल के लाएंगे डेटा, बराबर है कि नहीं। तो सेल का डेटा, परचेस का डेटा आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है। जीएसटी पता है ना, जीएसटी पता नहीं है, पहला लेक्चर हुआ आज, बराबर है ना। तो बेटा जीएसटी डिपार्टमेंट से डेटा मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत तुमने बोला कि बैलेंस शीट ले लो, क्लोजिंग स्टॉक ले लो, बिल्कुल सही जवाब, बट बैलेंस शीट भी खाक हुई है तो सीए के ऑफिस में होगी ना बेटा, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल किया होगा पिछली बार, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेटा लाएंगे। यानी मुझे सबसे पहले स्टॉक निकालना है कौन से तारीख का, उसके पहले कौन सा स्टॉक फिगर मेरे पास अवेलेबल है वो मुझे ढूंढना है, बराबर है कि नहीं। तो स्टॉक निकालेंगे बेटा 31 मार्च 2022, और मुझे स्टॉक चाहिए 1 जुलाई 2022 का। तो इन डेट्स के बीच में जो जो इस स्टॉक में इनवर्ड हुआ है, जो जो इस स्टॉक से आउटवर्ड हुआ है, उसको अगर मैं एडजस्ट कर लूं तो ऑटोमेटिक में 30 जून के स्टॉक पे पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता। जैसे कि इस पीरियड में मैंने जितने परचेसेस किए वो इसमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्या आपने इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, स्टॉक टेक के एग्जांपल्स जो आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज में करते थे, वो वाले सारे क्वेश्चंस यहां पे फिर से पूछे जाएंगे आपको। इसीलिए मैंने ये चैप्टर सिलेक्ट किया है, सो दैट आप इसको आसानी से समझ पाओ, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, 10 मार्क का फिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो ये तो पक्का हो गया कि परचेस का डेटा निकालेंगे, सेल्स का डेटा निकालेंगे। हाँ, और इसमें से जो सेल किया है वो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। सेल माइनस करोगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे, बिल्कुल सही जवाब बेटा, एक्सपेक्टेड था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? आर यू श्योर? टेल मी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सेल माइनस प्रॉफिट, बिल्कुल सही जवाब। अरे शब्द वर्ड में ही, मतलब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या? अब ये मत बोलो सेल माइनस प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एज पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रिंसिपल? सर कॉस्ट मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जो AS2 में फिर से एक बार पढ़ेंगे। यानी वो गुड्स का ही सिर्फ कॉस्ट नहीं होता है उसमें, वो गुड्स को सप्लायर की जगह से अपनी जगह तक लाने का भी कॉस्ट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट, कंसाइनमेंट में आप ऐड करते थे ना, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस, हाँ वही प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग इट? तो वो सारे खर्चे जो जो गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए खर्च किया है, वो सारे खर्चे हम लोग यहां पे ऐड करेंगे। इज इट राइट? सो दिस इज कॉस्ट एक्चुअली, यानी प्रॉफिट एलिमेंट इसमें कुछ नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक भी कॉस्ट पे होगा, परचेसेस भी कॉस्ट पे होंगे, माइनस सेल्स करूंगा, प्रॉफिट पकड़ के माइनस करूंगा तो बेटा कॉस्ट का एक्स्ट्रा पोर्शन माइनस हो जाएगा ना। तो ऑलवेज रिमेंबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया था सीए फाउंडेशन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ माय फ्रेंड्स व्हाट इज मिसिंग हियर, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को इक्वेशन के उस पार भेज देते हैं, बराबर है क्या? अरे बोलो ना। तो क्लोजिंग स्टॉक, सर मैथमेटिक्स गया ना हमारे जिंदगी से? नहीं बेटा नहीं गया, कभी भी नहीं जाता है वो। हाँ बट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बिल्कुल गया। बस सर उतना ही काफी है हमारे लिए दिल खुश हो गया। लिमिट भी गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी गया। नहीं था क्या वो? था ना? चेहरे देखो नलायकों के, इतना डेंजरस था मैथ्स। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आर यू गेटिंग दिस? एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप इस फॉर्मूला से निकाल पाते। अब ये मत बोलना कि सर ये फॉर्मूला यूज करके भी सीओजीएस निकालो ना। अरे बेटा स्टॉक इज मिसिंग ना, क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग, आई कांट यूज दिस फॉर्मूला नाउ, सो आई कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय अनदर फॉर्मूला। सेल्स में से जीपी निकाल दो। हाँ तो चलो आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक है? सिद्धांत ने जैसे बोला वैसे हमने ले लिया। बोलो हाँ या ना। क्या आपके पास परचेसेस है? आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला जी ने बोला परचेसेस है, तो चलो ले लिया परचेसेस। बोलो हाँ या ना। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए मुझे, बराबर है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स चाहिए, उसमें से एक पार्ट है मेरे पास, क्या? सेलिंग प्राइस, यानी सेल्स है मेरे पास। बोलो हाँ या ना। सेल्स है कि नहीं मेरे पास? मैंने सेल्स किसको फोन लगा के पूछा? कस्टमर को फोन लगा के पूछा सेल्स, तो सेल्स है मेरे पास, तो सेल्स मैंने यहां पे ले लिया। अब सिर्फ बाकी क्या है? प्रॉफिट। तो जब तक प्रॉफिट नहीं आता है तब तक आगे नहीं बढ़ते हो। ये नहीं समझा? टेंशन मत लो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जो जो आपके पास है वो लिख दो। ओपनिंग स्टॉक है। परचेसेस है, बोलो बेटा परचेसेस है। बाय सेल्स है। आज तक हम आम जिंदगी में क्या करते आए हैं? आम जिंदगी में हम लोग हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं फिर जीपी निकालते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है तो जीपी कहां से लाओगे? यानी 2 फिगर्स आर मिसिंग इन योर क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी 2 फिगर्स आर मिसिंग इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ शुड वी प्रोसीड? ओंकार बोलो, कैसे आगे बढ़ू मैं? सब जल के खाक हुआ है। साक्षी जी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करूं? पी&एल बनाओ और उल्टा आ जाओ? वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी&एल का नेट प्रॉफिट तभी मिलेगा जब जीपी है। जीपी नहीं है तो एनपी कहां से आएगा? सर क्वेश्चन में एनपी देते हैं क्या? उसमें एक्सपेंसेस ऐड करके जीपी लाएंगे। अगर पिछले जन्म में पुण्य के काम किए तो देंगे, वरना नहीं देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज पता होगा, बराबर है? बिल्कुल सही जवाब है। कितना परसेंट होता है प्रॉफिट तुम्हारे बिजनेस का? वो तुम्हें ही पता होगा, जिसका बिजनेस है उसको ही पता होगा, बराबर है ना। बट बच्चों अब जरा ध्यान से सुनो, बिल्कुल सही जवाब है। मैं प्रॉफिट परसेंटेज ही लेके जाने वाला हूं, नो डाउट प्रॉफिट परसेंटेज ही लेके जाने वाला हूं मैं, बराबर है क्या? बट होता क्या है, मान लो तुम्हारा नाम क्या है? यश। यश जी के पास आईफोन है और यश जी मेरे दुकान में कैलकुलेटर खरीदने के लिए आए हैं, और मेरे दुकान के टेबल पे ही आईफोन रख के उन्होंने बोला सर कैलकुलेटर है क्या? मैंने बोला है ना, देता हूं। तो बोलिए बेटा, ये कैलकुलेटर 200 रुपए में बेचता हूं जनरली, बट यश जी के आईफोन 14 पे नजर जाती है, तो कैलकुलेटर की प्राइस कितनी आएगी? मुंह में से 500 रुपए आएगी। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बराबर है कि नहीं? तो यश जी को मैंने 150 में खरीदा हुआ कैलकुलेटर कितने में बेचा? 500 रुपए में। और मान लो मेरे जैसा एक गरीब इंसान जो चाइनीज फोन लेके आता है, ठीक है, तो 150 रुपए में शक्ल से ही गरीब लगता है, तो 150 का 200 रुपए में बेचा। तो ऐसा जरूरी है क्या कि हर कस्टमर को सेम मार्जिन लगाते हो? सेम मार्जिन लगाते हो तो बेटा काम ही खत्म। आपको तो मार्जिन पता ही है, बिल्कुल आसान, काम खत्म, बराबर है ना, बिल्कुल आसान। मैं हमेशा कॉस्ट के ऊपर 20% का मार्जिन लगाता हूं। 100 रुपीज का कॉस्ट है तो 20 रुपए मार्जिन लगाता हूं, 120 में बेचता हूं, काम खत्म ना। तो प्रॉफिट इज व्हाट? 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, एंड 20% ऑन कॉस्ट मतलब कितना ऑन सेलिंग प्राइस? आपको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि नीचे कूद जाओ, बोलूंगा लेकिन बाद में बोलूंगा। एक बार पहले 2-3 बार पढ़ा लूंगा, उसके बाद बोलूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बराबर है? आता है ना, आना ही चाहिए। फाउंडेशन में किया था ना हमने बार बार उसका यूज, यस। तो 20% ऑन कॉस्ट ये मेरा फॉर्मूला है, यानी कस्टमर आईफोन लेके आए या फिर कोई भी फोन लेके आए, मैं 20% ऑन कॉस्ट ही लगाता हूं, भेदभाव नहीं करता हूं मैं, हर एक को 20% ही प्रॉफिट लगाता हूं। नहीं तो शक्लें देख के अगर प्रॉफिट लगाना शुरू कर दूं तो अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, तो उस केस में कैसे एजम्पशन करोगे? आर यू गेटिंग इट? रियलिटी में जो कस्टमर आया है उसकी शक्ल देख के मैं अगर प्रॉफिट डिसाइड करता हूं, वो कितना उल्लू बन सकता है, उसकी बुद्धि के
उसके बुद्धि की जांच पड़ताल करके मैं अगर प्रॉफिट लगाता हूं। कभी कभार कस्टमर ऐसा होता है, कैलकुलेटर कितने में, 200 रुपए में, सिर्फ 200 रुपए में, नहीं नहीं नहीं, 200 रुपए में ये स्क्रीन है बस, पूरा कैलकुलेटर 500 में मिलता है। होता है ना कभी कभार कस्टमर ऐसा, अरे सच में होता है। तो कभी कभार ऐसे मतलब पागलों की तरह आप जाके बोलते सिर्फ 200 रुपए में, नहीं ये स्क्रीन है 200 रुपए में, ये अगला जो पार्ट है ये 300 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, 500 में मिलेगा देखो टोटल, हाँ दे दो दे दो। ऐसे भी लोग होते हैं बेटा, बराबर है कि नहीं। तो मजे की बातें अलग साइड में रखते हैं, मुझे बताना यह है कि अगर हर कस्टमर को मैं अलग अलग प्रॉफिट से बेचता हूं तो कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पिछले सालों के ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को रेफर करो और पिछले 2-3 सालों में आपने कितने परसेंट का प्रॉफिट ओवरऑल कमाया है वो देखो, एंड वो प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करो। सर वो भी जल के खाक हुआ है तो, अरे बेटा सरकार के पास अपने सारे रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, और सरकार के पास नहीं है तो अपने सीए के ऑफिस में होते हैं, और वहां पे भी नहीं है तो ऐसे आग बंद करने का और जो लगता है वो रेट बोल देने का। इंश्योरेंस कंपनी को पसंद आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। वो जो बोलेंगे वही ले लेंगे, क्योंकि उनके पास भी इस प्रकार के बिजनेस के प्रॉफिट परसेंटेजेस होते होंगे ना। अब क्लास इंडस्ट्री का कोई एक स्पेसिफिक प्रॉफिट परसेंटेज होता होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे जो खर्चे हैं वही सारे खर्चे मेरे कॉम्पिटिटर को भी करने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। तो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR भूल गए क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हर एक इंडस्ट्री का होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी पता होता है कि ये हमें उल्लू बना रहा है या सच में इतना ही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। एंड अगर उससे ज्यादा बता रहे हो तो यू हैव टू प्रूव टू द इंश्योरेंस कंपनी की व्हाई योर प्रॉफिट परसेंटेज इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप लोग बताओगे कि मेरा गुडविल है वगैरह वगैरह, ये प्रूव करना पड़ता है आपको, ठीक है। बट एनीवे ये सारे डिस्कशन में हमें बाद में जाना है, पहले मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट मतलब ये तो पक्का है। देखो सब आंसर किसने दिए, मैंने एक भी चीज बताई क्या, मैंने सेल्स कैसे निकालना है बताया, बोलो ना बच्चों। मैंने ओपनिंग स्टॉक कहां से लेना है बताया, नहीं। मैंने परचेस कहां से लेना बताया, उसके बाद मैंने आपको यहां पे लाके छोड़ा, मैंने सिर्फ आपको यहां पे लाके छोड़ दिया बस। फिर ये 2 नंबर्स मिसिंग है तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हाँ सर प्रॉफिट परसेंटेज का जुगाड़ लगाओ और जैसे तैसे करके ये जीपी लिखो। चलो तुम्हारी बात मान ली, मैंने जीपी भी लिख दिया, अब क्या करो, अब निकालो ना सर बैलेंसिंग फिगर इज क्लोजिंग स्टॉक। इतना भी नहीं आता है क्या, यस बिल्कुल सही जवाब, यही करना है बेटा। तो जब आप सब बता रहे हो तो मेरा क्या उपयोग है यहां पे, मैं जाऊं बाकी सारे क्वेश्चंस होमवर्क, बराबर है कि नहीं। अब इसमें एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, इसमें एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये अगर आप अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट से बेचते हो तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम उसका एवरेज कर सके उस साल, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें थोड़ी रहेंगी कि यश जी को कितना प्रॉफिट लगाया था, सिद्धांत को मैंने कितना प्रॉफिट लगाया, ये सारी चीजें मैं लिख के नहीं रखता हूं। जब मौका मिलता है तब मैं चौका मारता हूं, जब मौका नहीं मिलता है तो जितना मार्जिन मेरा डिसाइडेड है उतना ही कमा लेता हूं, बोलो हाँ या ना, यस। कभी कभार मैं 500 रुपए बोलते ही कस्टमर 500 रुपए रख के चला जाता है, कभी कभार कस्टमर झिकझिक करता है, नहीं 400 में दे दो 300 में दे दो, तब मार्जिन कम भी हो जाता है। तो सारी चीजें ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो उस केस में इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि आप पिछले साल के प्रॉफिट परसेंटेज को ही रिप्रेजेंट करो आगे। अब पिछले साल भी ऐसा ही किया था मैंने, एक को 100 रुपए एक्स्ट्रा लगा के बेचा, एक को 50 लगा के बेचा, तो जीपी तो दिख रहा है ना कॉमन, तो इतने सेल पे इतना जीपी मतलब परसेंटेज एक फिक्स कर दूंगा मैं, बराबर है ना। बट बेटा वो तो पिछले साल का परसेंटेज है, पिछले साल कोरोना था तो सारे बिजनेसेस एक्सेप्ट मेडिकल इंडस्ट्री पूरे के पूरे स्लैक में चल रहे थे, तो पिछले साल प्रोबेबली प्रॉफिट आपने बहुत कम कमाया होगा, जो इस साल नहीं है। इस साल मेरा ज्यादा हो सकता है प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मतलब कम क्लोजिंग स्टॉक या ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक, अरे मैथमेटिशियंस, ज्यादा प्रॉफिट मतलब बैलेंसिंग फिगर यू आर टेकिंग एज अ क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा प्रॉफिट मतलब ये टोटल ज्यादा आया, ये टोटल ज्यादा आया तो ये स्टॉक भी ज्यादा आएगा। तो बिजनेसमैन हमेशा स्टॉक बढ़ाने के लिए क्या करेगा, प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा ही बोलेगा, और ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज बोलेगा तो ये स्टॉक भी बढ़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को व्हाई इट इज मोर देन द प्रीवियस ईयर वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट। बट एक्चुअली भी हो सकता है ना, पिछले साल कोविड था, इस साल कोविड नहीं है, इसलिए धंधा ज्यादा है, धंधा ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है,
बोलो हाँ या ना। लोगों के हाथ में पैसे भी आ गए हैं नाउ डेज, तो लोग जरा महंगा है तो क्या हुआ, खरीदते हैं। बोलो हाँ या ना। मे बी इस साल मैंने सेल्स का परसेंटेज बढ़ाया, सेल प्राइस बढ़ाई, कॉस्ट कम हो गए मे बी इस साल, उसके कारण भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो सिर्फ पिछले साल के प्रॉफिट लेके काम चलेगा क्या? नहीं, पिछले साल के इस प्रॉफिट परसेंटेज को मुझे चेंज भी करना पड़ेगा। पिछले साल के इस प्रॉफिट परसेंटेज को मुझे चेंज भी करना पड़ सकता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में अगर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करोगे और प्रॉफिट परसेंटेज को चेंज करोगे। इज इट राइट? बट ओवरऑल आपको आइडिया समझ में आया क्या? हमें सबसे पहले इस टॉपिक में समझना क्या है, क्लेम वगैरह सब गया भाड़ में, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और आपका नसीब इतना खराब ही होगा कि आपके फायर के लपेट में सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी आ ही जाएंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं आते तब तक आपका काम शुरू नहीं होता। तो कॉमन सेंस यूज करना है आपको। मान लो सारे रिकॉर्ड्स इंटैक्ट है तो इंस्टीट्यूट सारी इंफॉर्मेशन देगा और आपको स्टॉक निकालने के लिए बोलेगा क्या? नहीं। तो इंस्टीट्यूट आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आधे अधूरे देगा। तो आपको फोन नहीं लगाना एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सप्लायर कितना परचेस हुआ, वो सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, वो क्वेश्चन में दिया गया डेटा आप प्रॉपरली प्रेजेंट करोगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ या फिर आप ये स्टेटमेंट बनाओ, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स माइनस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक दिया होगा ले लो, परचेस दिया होगा ले लो, सेल्स दिया होगा ले लो, प्रॉफिट पिछले साल का दिया होगा उसमें कुछ चेंजेस अगर बोले हैं तो चेंजेस करके ले लो, या फिर पिछले साल का भी डेटा दिया जाएगा, पिछले साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? मतलब ओवरऑल मुझे ये 4 नंबर चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट। बराबर 6 ने 6 अरे बोलो ना बच्चों, बच्चों नींद आ रही है? लोरी गाऊं सो दैट आप आराम से सो जाओ। अरे बच्चों बोलो ना। यानी ये 4 नंबर्स अगर मुझे मिल जाते हैं, 4 नहीं कितने, 4 ही ना, 1 2 3 एंड 4, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक आराम से निकाल सकता हूं। बराबर है कि नहीं? मैन्युफैक्चरर है तो वेजेस भी लिखने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लिखने पड़ेंगे। अब ये सारे कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स धीरे धीरे हम लोग ऐड करेंगे। बराबर है कि नहीं? तो ये सारे खर्चे वगैरह लिख के क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और उसके बाद क्लेम का कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना आएगा आपको। यस, पहला पार्ट क्या समझना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इज इट राइट? यस। तो चलो कुछ चीजें लिखते हैं। वैसे भी आप सो रहे हो, उससे अच्छा है कि कुछ लिख के आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके भी पहले थोड़ी सी थ्योरी मैं यहां पे पढ़ के दिखाऊंगा। पढ़ के मतलब पूरी की पूरी नहीं, थोड़ी सी। बिजनेस एंटरप्राइजेस get insured against the loss of stock on the happening of certain events such as fire, flood, theft, earthquake, etc. Sometimes an enterprise also get itself insured against consequential loss of profit, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन है। पहले लॉस ऑफ स्टॉक खत्म करते हैं, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट पे आएंगे। वो भी एक मस्त कंसेप्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? ड्यू टू डिक्रीज टर्नओवर, इंक्रीज एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ द लॉस कॉन्सिक्वेंशियल टू द लॉस ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो ब्ला 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 ब्ला। जाओ दे, आगे बढ़ता हूं। लॉस ऑफ स्टॉक की बात करनी है, बराबर है कि नहीं? लेकिन उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस मतलब क्या वो जरा समझते हैं। इंश्योरेंस मतलब क्या? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है ना? बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब कौन? जो बंदा प्रीमियम भर रहा है वो, या इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस प्रीमियम जो भर रहा है वो, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है वो बंदा, जिसका लॉस हो रहा है वो बंदा, बराबर है ना? तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब रीइंबर्समेंट ऑफ द लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू स्पेसिफाइड रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू स्पेसिफाइड रीजन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कोई भी लॉस देने के लिए वो तैयार नहीं है, जो स्पेसिफाइड रीजन वहां पे पॉलिसी में मेंशन्ड है वही, उसके लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल है, बराबर है ना? लॉस बाय फायर लिखा है तो लॉस बाय फायर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल इन स्पेसिफाइड पीरियड, एंड वो भी उस इंश्योरेंस पॉलिसी के पीरियड में हुआ है तो ही आपको उसका भुगतान मिलेगा। बोलो हाँ या ना? यस। एंड ऑफ कोर्स इन इंश्योरेंस केस देयर आर 2 पार्टीज, वन इज इंश्योर्ड एंड वन इज इंश्योरर। इंश्योरर्स टेक केयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। देखो कैसे छाता लेके खड़े हुए हैं। ठीक है? एनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, one is insured and one is
इंश्योरर, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मतलब जो प्रीमियम भरता है वो बंदा, बराबर है ना। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज इज नोन एज पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज इज नोन एज policies, and contract is for a specified period and for payment of specified losses only. Contract is for specified period and for payment of specified losses only. Okay, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिसी बोलते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? अब देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस. लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है. जनरल में हमारा फायर इंश्योरेंस आता है. इट इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, इट इज रिलेटेड टू जनरल इंश्योरेंस और उसमें फायर इंश्योरेंस आता है. एंड फायर के अंडर दो पॉलिसीज है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. इज दिस क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स? क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. फाइन. सो हियर वी आर ऑन क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. तो चलो इसके बारे में हम कुछ नोट्स लिख के रखते हैं सो दैट फ्यूचर में आप इसको रिवाइज कर पाओ. सो राइट डाउन. To lodge claim for loss of stock, to lodge claim for loss of stock, we must find value of stock on the date of fire. We must find value of stock on the date of fire. Is it right? Is it right? तो यहां पे दो सिचुएशंस बनते बच्चों. वन इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल एंड दूसरा सिचुएशन बनता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल. नॉट अवेलेबल का मतलब क्या लोगे बेटा? डिस्ट्रॉयड बाय फायर. करेक्ट है ना? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल. If accounting records are available, then there is no problem. बराबर है ना? Take closing stock as per records and calculate claim. Take closing stock as per records and calculate claim. एंड अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल है तो क्या करेंगे बच्चों? कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक by preparing trading account from the last details available date to the date of fire. ये ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाएंगे वो कहां से कहां तक का बनाएंगे? जिस दिन के डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है उस डेट से डेट ऑफ फायर तक का. फ्रॉम द लास्ट डिटेल्स अवेलेबल डेट टू द डेट ऑफ
to the date of fire. Is it right, my friends? So you will prepare this trading account. Okay. So अगले लाइन पे लिखेंगे in that two numbers will be missing. In that two numbers will be missing. One is gross profit, बराबर है ना बच्चों, and another one is closing stock on the date of fire. तो ये दो नंबर्स मिसिंग है. अगला पॉइंट लिखिए, टेक एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट. बिकॉज ये दो नंबर्स मिसिंग है, मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता हूं, तो मेरे पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. व्हाट आई हैव टू डू, टेक एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट which is average GP of previous years, which is average GP of previous years after adjusting it for any abnormal items and known changes. For any abnormal items and known changes. जैसे कि मान लो बेटा पिछले साल 20% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है. पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जीपी कितना दिखाई दे रहा है, 20%. 20% ऑन व्हाट, 20% ऑन कॉस्ट या 20% ऑन सेल्स. व्हेनेवर जीपी इज मेंशन्ड एज 20% ओनली, यू विल एज्यूम इट एज इट इज ऑन सेल्स ओनली. बिल्कुल सही जवाब है, 20% ऑन सेल्स. जीपी इज 20% ऑन सेल्स. बट बेटा पिछले साल जब जीपी निकाला था तब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस डेबिट हुए थे. वो भी कौन से पीरियड के, स्ट्राइक पीरियड के. ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस नाम का एक खर्चा दिखाया था हमने, वो भी कौन से पीरियड का, स्ट्राइक पीरियड का. अब स्ट्राइक पीरियड का वेजेस मतलब नो प्रोडक्शन, बराबर है ना. वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, स्टिल यू आर पेइंग द वेजेस. इज इट अ एबनॉर्मल आइटम, क्या हर साल स्ट्राइक होता है उस पीरियड में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर साल स्ट्राइक नहीं होता है. तो बेटा आपका ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये थोड़ा सा गलत है. ये वेजेस अगले साल तो नहीं आने वाले थे ना, इस साल तो हमारा कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं हुआ था, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा दिखना चाहिए या कम दिखना चाहिए? अभी जो है उसके कंपैरिजन में ज्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि खर्चा एक ऐसा एबनॉर्मल खर्चा है जो आगे कभी फ्यूचर में नहीं होने वाला है. तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इसका एडजस्टमेंट एक्सेप्ट करेगी? करना ही पड़ेगा, हम कन्विंस करेंगे. तो हमें ये जीपी परसेंटेज लेते समय कुछ एडजस्टमेंट जरूर करने पड़ सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं तो मान लो पिछले साल, यहां पे देखो बेटा, सेल 1 लाख रुपए की थी और जीपी मान लो 20,000 का था, तो कितना परसेंट हुआ, 20%. अब इस 1 लाख यानी कॉस्ट कितना होता, परचेस का कॉस्ट. मान लो ओपनिंग स्टॉक 0 है तो परचेस कितना होता, 80,000. समझ में आ रही है क्या बात? तो बेटा परचेस 80,000 रुपए का किया था, सेल पिछले साल का है ये बेटा, पिछले साल का. तो पिछले साल के मुताबिक आप क्या बोलोगे कि 20% ऑन सेल्स है मेरा प्रॉफिट. तो यही लेके काम करोगे तो आपका प्रोबेबली आपका प्रॉफिट लोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक भी निकलेगा, यानी काम रुकेगा नहीं.
बट आपको चेक करना जरूरी नहीं लगता है कि ये 20,000 प्रॉफिट जो है वो सही है या गलत है, या क्या कोई इसमें एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ना, कोई एबनॉर्मल इनकम या फिर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर जो इसमें मैंने पकड़ा हुआ है, कोई एबनॉर्मल लॉस जो मैंने इसमें पकड़ा हुआ है जो आगे जाके नहीं होने वाला है, ऐसा भी देखना पड़ेगा ना मुझे। तो बेटा पिछले साल क्या हुआ था, ये 80,000 के जो गुड्स खरीदे थे ना, उसमें से 10,000 के गुड्स डैमेज हुए थे। 10,000 के गुड्स क्या हुए थे, डैमेज थे, जो मैंने 8,000 में ही बेचे। क्लियर है क्या, यानी सेल्स में कितना सेल्स आया, गुड यूनिट्स का 98,000 आया एंड डैमेज यूनिट्स का 8,000 आया। बोलो हाँ या ना, अरे सॉरी 92,000 आया एंड डैमेज यूनिट्स का कितना आया 8,000। तो कुल मिला के 1 लाख का सेल आया ना यहाँ पे, और ये 80,000 के कॉस्ट में डैमेज गुड्स का कितना है 10,000 एंड बचा हुआ 70,000 क्या है अच्छे वाले गुड्स का। अब पिछले साल में डैमेज गुड्स थे, इसका मतलब अगले साल में भी डैमेज गुड्स होंगे क्या, तो अगले साल में डैमेज गुड्स ही नहीं होंगे तो बेटा मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज है कितना, वो डैमेज गुड्स वाला तो लॉस में जा रहा है, 10,000 माइनस 8,000 तो ये लॉस है 2,000 रुपए का, ये एडजस्ट होने के बाद ये 20,000 का फर्क आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ तो बेटा अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो 70,000 के गुड्स मैंने बेचे कितने में 92,000 में, यानी प्रॉफिट कितना कमाया मैंने 70,000 माइनस 92,000, बोलो ना बेटा 12,000 या 22,000, 22,000 इज इट राइट। तो 22,000 इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 92,000, करेक्ट है क्या बच्चों, यानी मेरा नॉर्मल सेल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 23.91%। क्या ये बात आपके दिमाग में घूम रही है क्या, यानी मेरा जो नॉर्मल सेल है उसके ऊपर मैं 23% प्रॉफिट कमाता हूं, बट बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल लॉस एक्टिविटी माय प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 23,000 टू 20,000। इज दिस राइट, 23% है, सॉरी 23% है। सो 23% प्रॉफिट मेरा घट के कितने पे आ रहा है 20% पे आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या ये एबनॉर्मल एक्टिविटी आपको चिंतित नहीं कर रही है, आपको नहीं लग रहा है कि ये गलत प्रेजेंटेशन होगा, अगर मैं 20% प्रॉफिट लेता हूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, 20 लेना है तो ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लेम किसका कम होगा, आपका कम होगा ना, 20 लेने से क्लेम ज्यादा आएगा या 23 लेने से क्लेम ज्यादा आएगा। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को कन्विंस करने की इच्छा नहीं हो रही है कि 23% लेना जरूरी है। देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, यानी क्लोजिंग स्टॉक यूं ही नहीं निकालना है, कोई भी परसेंटेज ले लो स्टॉक निकालो बस बन गया काम। आपको करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक असर्टेन करना है। बीइंग एन एक्सपर्ट इन अकाउंट्स यू हैव टू असर्टेन द क्लोजिंग स्टॉक करेक्टली। बोलो हाँ या ना बच्चों, बात पकड़ में आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सही में निकालेंगे, करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, तो ये एबनॉर्मेलिटीज, ये एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो हमें कौन सा रेट लेना है प्रॉफिट का, यूजुअल रेट ऑफ प्रॉफिट लेना है। ओके, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फाइन, नो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पढ़ाता ही जाऊंगा, चलेगा ना। तो आपको मैं धीरे धीरे एक एक एग्जांपल बताता जा रहा हूं। परचेज सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीपी लेते समय बेटा जरा ढंग का जीपी लेना, कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो उसको निकाल के लेना, बराबर है ना, उसको निकाल के छोड़ के क्या नॉर्मल प्रॉफिट आता है वो नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है आपको। कौन सा परसेंटेज लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज लेना है। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट के यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में नॉर्मल, ये नॉर्मल लेना बहुत जरूरी है, एबनॉर्मल आइटम्स यू हैव टू स्किप। बस यहां पे ही आपको जरा सी ताकत लगानी है बस। क्लियर है क्या, और एक बार ये जीपी सही आया ऑटोमेटिक आपका स्टॉक भी सही निकलेगा। क्लियर है, जीपी कुछ भी लिखा तो भी कुछ भी स्टॉक निकलने वाला है, मुझे कुछ भी स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, एक्यूरेट स्टॉक चाहिए। क्लियर है क्या बच्चों। हाँ, ये सब करने के बाद क्या मिलेगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर इज क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर इज क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर इज क्लोजिंग स्टॉक। क्या सभी बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। बस जीपी लेते समय क्या ध्यान में रखना है आपको,
वो जीपी हमारा यूजुअल जीपी होना चाहिए। कौन सा? यूजुअल या फिर नॉर्मल। ठीक है, वो जीपी आपका कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल जीपी होना चाहिए। सो मीनिंग ऑफ नॉर्मल जीपी मेंशन्ड अबव इज इक्वल टू नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। बराबर है ना? मीनिंग ऑफ यूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन्ड अबव। तो थ्योरी जो मैंने दी है उसमें मैंने यहां पे कहीं पे लिखा है कि आप यूजुअल जीपी ले लो। ठीक है, तो यूजुअल जीपी मतलब क्या? नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या? फॉलोइंग स्पेशल पॉइंट्स में बी नोटेड इन दिस कनेक्शन। Gross profit has to be considered on the basis of average rate of gross profit earned in the previous year adjusted for known changes। तो फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होने वाले हैं तो उसको भी एडजस्ट करना जरूरी है। अब जैसे कि समझ लो, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि समझ लो बेटा, पिछले साल, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, पिछले साल 100 रुपए में बेची गई चीज मैं खरीदता था 80 रुपए में, तो मेरा जीपी कितना होता था? सब ये नॉर्मल है बेटा, ये परचेस है और ये सेल है, तो जीपी कितना है? 20% ऑन सेल्स। डू यू एग्री विद दिस? इस साल मैंने खुद ने सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ाए हैं। ये पिछले साल का है ना बेटा। मैंने 1 अप्रैल से खुद डिसाइड किया कि पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, तो सेलिंग प्राइस अभी नहीं बढ़ाता हूं तो मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तो मैंने सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा दिया। कैन यू टेल मी विच जीपी रेशियो यू आर गोइंग टू टेक? क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी इस साल के कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है, कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है, बस मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। बात पकड़ में आ रही है क्या? तो क्या आपका प्रॉफिट 20% ही रहेगा? हाँ, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज? आपके सेलिंग प्राइस में 10% की इंक्रीज होती है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितने से बदल रहा है? क्या कोई बता सकता है? इसको बोलते हैं एडजस्टेड फॉर नोन चेंजेस। मेरे को पता है कि करंट ईयर में सेलिंग प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज बाय 10% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, सो आई हैव टू असर्टेन द इंपैक्ट ऑफ दैट 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑन माय ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई आंसर? बेटा कर लो ना, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस थी पहले आपकी, अब एक 10% से बढ़ी तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110। क्या कॉस्ट में कोई बदलाव हुआ है? तो कॉस्ट तो 80 रहेगा ना। अरे बोलो ना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30 रुपए का। तो 30 रुपए का प्रॉफिट ओवर अ सेलिंग प्राइस ऑफ 110, 27% हो जाएगा जीपी। तो आप अपने कैलकुलेशन में 27% जीपी लेना पसंद करोगे या 20%? हाँ, तो इसका प्रूफ क्या दोगे आप इंश्योरेंस कंपनी को? एक हाथ दूसरा बिल दिखाएंगे, पिछले साल यही गुड्स हमने कितने में बेचे थे? 100 रुपए में बेचे थे, अब देखो 110 रेट लगाए, तो हमारा सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा है, कॉस्ट में कोई बदल नहीं है, तो जीपी हमारा 10% से बढ़ेगा। तो यहां पे 10% नहीं बढ़ा है मैंने, 20 इंटू सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा, इसका मतलब जीपी भी 10% से बढ़ा, ऐसा नहीं होता है। आर यू गेटिंग इट? सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़े, कॉस्ट भी 10% से बढ़े तो हो सकता है, बट कॉस्ट यहां पे बढ़ नहीं रहा है। मान लो आपके क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस इन द करंट ईयर हैज बीन इंक्रीज बाय 10% वेयर एज कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 5%, तो क्या करेंगे? रिवाइज सेलिंग प्राइस लेंगे 110, कॉस्ट लेंगे 5% की इंक्रीज, यानी 80 इंटू 5%, 84 हो जाएगा। बराबर है क्या? तो प्रॉफिट आ जाएगा 110 माइनस 84, 26 रुपए। तो 26 रुपए का प्रॉफिट 110 पे 23% प्रॉफिट लेंगे इस बार। तो ये एडजस्टमेंट फॉर नॉन चेंजेस आपको समझ में आ रहा है? यस। तो ये एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? क्वेश्चन में दिए है तो। करेक्ट है ना? सारी बात आपको समझ में आ रही है क्या बेटा? हम कहां पे पहुंचे समझे? कुछ रिकॉर्ड नहीं था, पिछले बैलेंस शीट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक लिया इस पीरियड का, तो ये पोजीशन मेरे पास था, मतलब इतने, अगर मैं कुछ सेल नहीं करता, खरीदता नहीं इन 3 महीनों में, तो इतना तो स्टॉक होना ही चाहिए था मेरे पास। फिर मैंने परचेस की फिगर मेरे सप्लायर के पास से कैलकुलेट की, या फिर रिटर्न से ले ली, जीएसटी रिटर्न से। समझ में आ रहा है? सबसे बेस्ट सोर्स है आपके सेल्स टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न। करेक्ट है क्या? उसके बाद सेल का भी डेटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर महीने आप रिटर्न भरते हो जीएसटी के, सरकार के पास हर महीने डेटा भेजते हो, तो जितना हो सके रिटर्न से ले लेंगे, नहीं मिला तो सप्लायर से ले लेंगे। लेकिन सर वो फिगर लेने में गड़बड़ हुई तो बेटा आपका स्टॉक भी गड़बड़ वाला ही निकलेगा।
बराबर है ना? यस, बट वो गड़बड़ कैसे होगी, वो उनके अकाउंट्स में देख के ही बताएंगे। बोलो हाँ या ना, उनके पास भी अकाउंट्स है, लेकिन हमारा सर कैश काउंटर है, तो बेटा दिक्कत है। तो आपको सेल भी एस्टिमेटेड लेके ही काम चलाना पड़ेगा, यानी पिछले साल कितना सेल हुआ था इस पीरियड में, वही सेल लेना पड़ेगा। हर चीज पे सोल्यूशन है, कुछ नहीं है तो एस्टिमेशन चलेगा, कुछ नहीं है तो एस्टिमेशन चलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट सप्लायर को ही फोन करना है। कभी कभार सप्लायर, मान लो आपका कस्टमर कैश काउंटर है आपका, मतलब कैश काउंटर में किसी का नाम नहीं पूछते हो आप लोग, ना ही किसी का थोबड़ा याद रखते हो। बोलो हाँ या ना? जो आता है कस्टमर काउंटर पे उसको गुड्स देते हो, पैसा देते हो, खत्म। किस किस को ढूंढोगे? मान लो आपका माधवार रोड पे दुकान है, कितने लोगों को ढूंढोगे आप लोग? क्या सबके नंबर है आपके पास? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अगर है, तो आप पिछले साल में उस पीरियड का सेल ले लो ना। और आपका इस बार सीजन लग रहा है, बिकॉज ऑफ कोविड इतना कम था, तो कोविड के कारण जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ा दो, नहीं तो उसके पिछले साल का ले लो, नहीं तो उसके पिछले साल का ले लो। आप ना, आपको कोई ना कोई नंबर लेके कैलकुलेशन जरूर करनी है। तो दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ता है, लेकिन मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे किसी को फोन नहीं करना है, इंस्टीट्यूट सब देगी मेरे क्वेश्चन में। तो आपको इतना इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। बस फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? यूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट पे, यानी नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नींद नहीं आ रही है ना? हाँ, ये पहला पॉइंट हुआ कि एडजस्टेड फॉर नोन चेंजेस करो, यानी फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस आपको बताए जाते हैं क्वेश्चन में तो उसको बिल्कुल करिएगा। उसके बाद, सिंस प्रीवियस ईयर्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल हैपनिंग्स और प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, द रेशियो दस असर्टेन मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण आपका वो जो जीपी है वो थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा होगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर में 8 कितने में खरीदी हुई चीज थी, वो 80 रुपए में खरीदी हुई चीज हमने बेची कितने में? नहीं नहीं, वो एग्जांपल लॉस वाला। हाँ, तो कुछ गुड्स खरीदे थे 10,000 के, वो मैंने कितने में बेच दिए? 8,000 में, क्योंकि गुड्स जब ला रहा था तब डैमेज हुए थे। तो जरूरी है क्या कि हर साल डैमेज होता है? अगर हर साल होता है तो डोंट एडजस्ट। एक बार ही हुआ है तो एडजस्ट इट, बिकॉज इट विल बी एबनॉर्मल आइटम देन। अरे बोलो हाँ या ना? यस। तो बच्चों, पिछले साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण हमारा जो जीपी रेशियो पिछले साल का है, दैट माइट बी अ नॉट टू बी अप्रोप्रिएट फॉर दी करंट ईयर। तो करंट ईयर के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है। दिस इज बिकॉज एबनॉर्मल सिचुएशन विच इज अनड्यूली इन्फ्लेट्स और डिफ्लेट्स द जीपी। एग्जाम्पल, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इन दिस केस प्रीवियस ईयर्स फिगर शुड बी एडजस्टेड टू अराइव एट नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस एबनॉर्मलिटी को छोड़ के हम जीपी निकालेंगे, क्योंकि जो आगे आने ही नहीं वाला है उसको हम पकड़ के क्या करेंगे? तो वो एबनॉर्मेलिटी छोड़ के हमें जीपी निकालना है। तो जीपी हमारा मे बी ज्यादा आएगा या कम भी आ सकता है। उल्टा इफेक्ट है तो कम आएगा, सीधा इफेक्ट है प्रॉफिट बढ़ाने वाला तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा परसेंटेज। दिस अप्लाइज टू अदर टाइप्स ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑल्सो। सेल एट अ कंसेशनल रेट, एबनॉर्मल लॉसेस, सेल एट अ हायर वैल्यू, सेल एट अ बिलो कॉस्ट, राइट ऑफ द स्टॉक। ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 का गुड्स आप जनरली 12 में बेचते हो, बट किसी एक कस्टमर के हाथ में आईफोन देखने के कारण डायरेक्टली 20 में बेच दिया। तो ये भी एबनॉर्मल मानो, क्योंकि अगली बार हर कस्टमर आईफोन लेके नहीं आने वाले आपकी दुकान। और अगर आईफोन लेके भी आता है तो वो खरीदेगा भी नहीं इतने महंगे में। इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन वालों को दिमाग नहीं होता है, कभी कभार एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है आईफोन देखने के बाद, है कि नहीं? यस। चलो जी, आगे बढ़ता हूं। इन दिस केस, एक बार ऐसा ही हुआ था। अरे यार, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड।
चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली क्या है, हमें नॉर्मल जीपी निकालना है। क्लियर है क्या? यस। तो इन दिस केस ट्रेडिंग अकाउंट में बी प्रिपेयर्ड विथ 3 कॉलम्स। नॉर्मल कॉलम अलग से निकालो। अब ये टेक्निक पढ़ा रहे हैं हम लोग कि ये नॉर्मल एबनॉर्मल सेपरेट कैसे करना है। तो हम लोग काम करते हैं, एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसको समझ लेते हैं। चलेगा ना? यस। Changes in sales price and cost price levels during the current year over the previous year should be carefully adjusted to reveal the correct amount of gross profit. ये हमने अभी अभी देख लिया। हमारा सेलिंग प्राइस पिछली बार 100 रुपए था, 10% से बढ़ा तो 110 हो गया। बराबर है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। चलो जी, आगे बढ़ो बच्चों। यस, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आपके पास नोट्स नहीं है ना, सॉरी। यू आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 22। तो बच्चों, पेज नंबरिंग करने का उपयोग क्या है मैं बताता हूं। आप लोगों को अपने सॉल्यूशन बुक में क्या लिखना है, जो बच्चे नए हैं इंटरमीडिएट में हमारे पास, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 22 ऑफ क्लास नोट्स। ये सब नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली यू कैन राइट 1/22। स्मार्ट वर्क। बराबर है कि नहीं? यस। एंड अभी आप कौन से पेज पे हो? अभी आप कौन से पेज पे हो? सेकेंड पेज पे हो। तो अपने क्लास नोट्स में फ्यूचर में जब आपके पास कॉपी आएगी तो यहां पे स्लैश करके सेकेंड पेज नंबर लिख देना। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन अपने नोटबुक में 2 नंबर के पेज पे है, और यहां पे नोट्स में देखोगे तो यहां पे पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन आपको 22 नंबर के पेज पे मिलेगा। ये करना है, इसलिए बस पेज नंबरिंग करके आओ, दैट्स इट। करके आओगे ना कल? कौन कौन नहीं करके आएगा अभी बता दो, कुछ नहीं बोलूंगा। प्रतीक राज, करके आओगे कि नहीं? करके आना है बेटा, मैं चेक करूंगा कल। एक छोटा सा टास्क आज घर जाके करना है। फाइन, शैल वी प्रोसीड? मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन को। बिल्कुल ऐसा सिमिलर क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड इन योर फाउंडेशन कोर्स, बराबर है ना? लेकिन उस वक्त वो क्वेश्चन वहां पे रखने की जरूरत नहीं थी। क्यों रखा था आई ऑल्सो डोंट नो, बट यहां पे वो आपको रिलेवेंट लगेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। बेटा क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2022। स्टॉक ऑन 1/4/2021 28,500, purchases 1,52,500, manufacturing expenses 30,000, selling expenses 12,100, administration expenses 6,000, financial expenses 4,300, sales 2,49,000. Is it right? At the time of valuing stock as on 31st March 2021, a sum of rupees 3,500 was written off on a particular item. A sum of rupees 3,500 was written off on a particular item, which was originally purchased for rupees 10,000 and was sold during the year for rupees 9,000. सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31st March 2021, यानी कौन से स्टॉक की बात की जा रही है? ये 28,500 की। ये वैल्यूएशन हमने कब किया था? 31 मार्च 2021 को किया था ना। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? मीन्स एक्सप्रेसिंग दीज गुड्स इन रुपीज। अरे बोलो हाँ या ना? एक्सप्रेसिंग दीज गुड्स इन रुपीज। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब क्या? एक्सप्रेसिंग दीज गुड्स इन रुपीज। और उसके कुछ नियम कानून हमने पढ़े थे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में। कॉस्ट मतलब कौन से खर्चे लेने हैं वगैरह वगैरह।
तो ऐसा ही वैल्यूएशन चल रहा था, तब क्या हुआ, अ सम ऑफ रुपीज 3,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। तो एक आइटम था हमारे गुड्स में, गोडाउन में, जिसका कॉस्ट जो था उसके कंपैरिजन में हमने वो कॉस्ट कितने से कम किया, 3,500 से कम किया। क्यों कम किया होगा, मे बी उसकी एनआरवी 3,500 से कम होगी। अरे बोलो हाँ या ना। मान लो वो 10,000 रुपए का गुड्स है, तो मैंने वो कितने में दिखा दिया, नहीं नहीं दिया ना उन्होंने, विच वॉज ओरिजिनली परचेस फॉर रुपीज 10,000, लकीली मैच हो गया। तो 10,000 में खरीदा था हमने, और वो हमने दिखाया कितने में, 3,500 से घटा के दिखाया 6,500। इमेजिन करो वो ट्रेडिंग अकाउंट जो पिछले साल बनाया था, उस पर क्या इंपैक्ट हुआ होगा इसका, उसके जीपी पे क्या इंपैक्ट हुआ होगा इसका। उसका जीपी, उस साल का जीपी हमारा 3,500 से कम दिखाई दे रहा होगा। क्या सच में ये नुकसान हुआ था आपको, नहीं, बट फिर भी इस गुड्स को क्यों घटाया होगा आपने, क्यों घटाया, मे बी गुड्स ये क्या हो सकते हैं, डैमेज्ड हो सकते हैं, जिसकी एनआरवी हमें कम लग रही थी 10,000 के कंपैरिजन में। कॉस्ट हमने खरीदा था 10,000 में, बट उसकी एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी लग रही थी हमें, 3,500 से कम लग रही थी, तो हमने उसको 6,500 पे लाके छोड़ा, जिसका इंपैक्ट हमारे जीपी पे क्या हुआ, पिछले साल के जीपी हमारा घट गया। बोलो हाँ या ना। ये नॉर्मल आइटम है या एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल है। हर साल ऐसे होता तो इसको नॉर्मल बोलता। तो ये एक एबनॉर्मलिटी है आपके प्रॉफिट कैलकुलेशन में, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इग्नोर करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बराबर है ना। और ये पिछले साल हुआ था बेटा, इस साल के बिगिनिंग में ये हमारे पास ही है, और कितने पे दिख रही है बुक्स में, 6,500 पे दिख रहा है। इस साल हमने इसको बेचा कितने में, 9,000 में। ओ तेरी, इस साल में डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 6,500 का, और उसको बेचा जाएगा कितने में, 9,000 में। तो बेटा इस साल के जीपी के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, पिछले साल का जीपी तो गया भाड़ में, वो 3,500 से तो कम हो ही चुका है। इस साल के जीपी पे क्या इंपैक्ट हुआ, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है सर आपने। आपने तो बिल्कुल ये पूछ लिया कि विराट कोहली सेंचुरी कब मारेगा। या फिर सर आपने यही पूछ लिया कि हमारे राहुल जी कब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने अगर पूछा होता तो ये साइलेंस में समझ सकता। मैं क्या पूछ रहा हूं, 6,500 की चीज 9,000 में बेची जाती है, तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन जीपी, माई जीपी विल इंक्रीज बाय, हे भगवान उठा ले रे मेरे को, नहीं रे बाबा इन लोगों को, नलायक को बोलो ना 2,500 से जीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 2,500 बराबर है ना। हाँ तो ये सेल, पर्टिकुलरली ये सेल जिसका कॉस्ट दिख रहा है 6,500, सेलिंग प्राइस दिख रही है 9,000, ये आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, 2,500 ऑन अ सेल ऑफ 9,000, यानी परसेंटेज में बोलू तो 27.77% ऑन सेल्स कमा रहा है। आर यू गेटिंग इट। आगे क्या बोला, बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, मतलब इसको बार करो, बार करो मतलब छोड़ दो, इसको साइड में रखो, इसको खोपचे में रख दो, इसको इग्नोर करो। बारिंग द अबाउट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। पहला सवाल, क्या ये 9,000 रुपए का सेल्स आपके इस सेल्स में है, कैसे पता चला आपको, सर ये 249 है, वो 9 है, 9 मैच हुआ, नलायक ठीक है, ऐसा नहीं चलता है बेटा। ये डेटा देखो कौन से पीरियड का दिया है, 31 मार्च 2022 का दिया है, यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो इसमें रिकॉर्ड हुए हैं, तो सेल इसमें होना ही चाहिए। भले ये 2,50,000 भी होता ना तो भी 9,000 का सेल होता इसमें। अब लकीली वो मैच हो रहा है इसलिए आपको लगेगा कि हाँ वो रीजन हो सकता है, नहीं नहीं बेटा ये पूरे पीरियड का सेल्स है। तो चाहे मैं एबनॉर्मल गुड्स बेचू, नॉर्मल गुड्स बेचू, मैं बेचने की एंट्री तो यही करूंगा ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स इसमें आ चुका है, बराबर है ना। ये 6,500 का कॉस्ट क्या आपके स्टॉक में है, तो बेटा अगर आप एज इट इज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपका एक सेल 27% वाला और एक सेल
20% वाला, बचे हुए सेल 20% वाले, तो जो आउटपुट निकलेगा जीपी वाला वो कुछ अलग परसेंटेज ही निकलेगा, एंड दैट इज नॉट अ राइट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. एंड इफ इट इज नॉट अ राइट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट देन योर क्लोजिंग स्टॉक वुड बी रॉन्ग. तो आपको ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखते हुए जीपी निकालना पड़ेगा. बराबर है ना, एक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखते हुए जीपी निकालना पड़ेगा, एंड तब आपका क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सही आएगा. क्लियर है क्या बच्चों? तो चलो सॉल्व करें इसको. केदार जी क्या हुआ, कंटा आला नहीं ना? चलो शैल वी प्रोसीड? यस, शैल वी प्रोसीड? सर अभी आदत टूट गई है हमारी काम करने की. छुट्टियां बहुत खाई क्या आपने? कितने महीने छुट्टी थी आपको? 1 महीना? किती मेहनत लागला? 1.5 महिन्यात रिझल्ट लागला काय? ओके ओके. चलो जी, पॉइंट नंबर ए पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट कौन सा है बेटा? 31 मार्च 2022. अभी तक आग नहीं लगी आपकी जिंदगी में, ठीक है? एक जनरल क्वेश्चन है, सिर्फ यूजुअल प्रॉफिट क्या होता है वो समझने के लिए. आग वाला क्वेश्चन नहीं है ये. चलो जी, शैल वी स्टार्ट? यस. तो पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज, या फिर अकाउंट बनाए डायरेक्टली. मेरा रिकमेंडेशन यही है, इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली सजेस्टेड में स्टेटमेंट बना के दिया है, बट आई रिकमेंड कि यू ओपन अकाउंट डायरेक्टली, बिकॉज अगले वाले क्वेश्चन में आपको अकाउंट ही मिलने वाले हैं. तो अकाउंट बनाते हैं, चलेगा ना? बेस्ट वे अकाउंट बनाते हैं. कितना इजी तरीका है. इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा मैं आपको बाद में. उन्होंने स्टेटमेंट बनाया, दैट्स इट. मैं अकाउंट बना के कैसे प्रेजेंट करना है वो बता रहा हूं, ठीक है? अरे बोलो ना हाँ. तो सिंपली यहां पे क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. अरे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया क्या? आसुदे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. ब्रैकेट में लिखना मेमोरेंडम. मेमोरेंडम यानी नॉट अ फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज जस्ट ओपन फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट क्लोजिंग स्टॉक. इज इट राइट? particulars rupees, particulars rupees. वेट. हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं. particulars rupees. shall we start? बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक जो है वो है कितना है? 28,500. सर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है? नहीं. हम जीपी अगर करेक्ट लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी सही आएगा. जीपी अगर करेक्ट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी सही आएगा. ओके, दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी पढ़ाने वाला हूं, पहले ये देख लो. फिर क्या लिखेंगे? टू परचेसेस. हाँ जी बोलिए. 152 500 बाय सेल्स 2,49,000. उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये जाएगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. प्यार से आप मनु एक्सपेंस लिखते हो, मुझे पता है. कितना? 30 सर. आगे बढ़ता हूं. सेलिंग एक्सपेंस P&L में जाएगा, जो पूछा नहीं है. एनपी नहीं पूछा है आपके फाउंडेशन के क्वेश्चन में, आई थिंक एनपी पूछा था, इसलिए आपने इस ट्रेडिंग अकाउंट को कंटिन्यू किया था, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ स्टॉक पूछा है. तो ये नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा. सेल्स लिखूंगा 2,49,000 जो ऑलरेडी लिख दिया है. अब सिंपली बच्चों यहां पे ध्यान दो, 2,49,000 इंटू 20% करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं, दैट वुड बी अ रॉन्ग जीपी रिजल्टिंग इनटू रॉन्ग क्लोजिंग स्टॉक. करेक्ट है क्या? तो इसलिए मुझे जीपी का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. बराबर है ना? तो वर्किंग नोट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट. बराबर है ना? तो सिंपली आई विल राइट हियर 2,49,000 एज सेल्स
जिसको मैं 2 पार्ट्स में बांटूंगा। 2,49,000 में से एबनॉर्मल सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स। कैन यू टेल मी एबनॉर्मल सेल्स कितना है? 9,000। एंड व्हाट इज नॉर्मल सेल्स देन? बैलेंसिंग फिगर 2,40,000। करेक्ट है ना? yes. ये सेल्स है बेटा। इसकी कॉस्ट कितनी थी? ओरिजिनल भले ही 10,000 थी, बट हमारे अकाउंट्स में कितनी है? 6,500। तो बेटा इस पे जीपी कितना आया? 2,500। और इस 2,40,000 पे जीपी कितना आया? 48,000। बराबर है ना? तो टोटल जीपी इज इक्वल टू 2,500 प्लस 48,000। इज इट राइट? ऐसे ही सॉल्व किया था मेरे हिसाब से। 50,500 करेक्ट है क्या बच्चों? करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना? यस। अरे हाँ, मैं बोल रहा हूं ना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना ये? 50,500। नाउ प्लीज फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। चलो फटाफट फटाफट। कितना आया क्लोजिंग स्टॉक? 28,500 प्लस 152,500 प्लस 30,000 प्लस 50,500 261,500 261,500 माइनस 249 12,500 बाय स्टॉक क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर 261,500 इज द टोटल। करेक्ट है ना? यस। ओके, तो आपने यहां पे जीपी सेपरेटली कैलकुलेट किया और सही वाला जीपी लिखा। सही वाला जीपी लिखते ही क्लोजिंग स्टॉक भी सही वाला आ गया। आपको ये मेथड पसंद नहीं है, बराबर है ना? तो ऑल्टरनेटिव 2 लिखते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल ऑल्टरनेटिव है टू रिमूव द एबनॉर्मेलिटीज फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, यू जस्ट डिवाइड योर ट्रेडिंग अकाउंट इनटू 3 पार्ट्स। तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब है ये फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है हमारा, सिर्फ हम यहां पे स्टॉक निकालने के लिए बना रहे हैं। तो अब कॉलम बनेंगे बेटा 3, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। डेबिट साइड को 3, क्रेडिट साइड को 3। चलो डू इट फास्ट। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। क्लियर है क्या बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, शैल वी स्टार्ट? प्रतिक्रिया, शैल वी स्टार्ट? कुछ आज आज उपवास है क्या आप सब लोगों का, या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है। 4 मिनट बाकी है, मेरे पास 4 मिनट है। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक। हमेशा याद रखना, ये वाला प्रेजेंटेशन जब फॉलो करते हो तो सबसे पहले ये 28,500 कौन से कॉलम में लिखोगे? टोटल में लिखेंगे। इसमें कुछ नॉर्मल वाले गुड्स भी है, कुछ एबनॉर्मल वाले। अब नॉर्मल एबनॉर्मल कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे। बराबर है? आप नॉर्मल में हो या एबनॉर्मल में हो? नॉर्मल में हो, तो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना। मैं कुछ भी पूछता हूं आप ऐसे देखते हो। समटाइम्स आई फील दैट यू आर एबनॉर्मल। आर यू एबनॉर्मल? हाँ, तो जोर से बोलो ना, नो। यस। तो बच्चों ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल? तो प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में। कौन से कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मार्जिन में लिख के रखता कि प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल है या एबनॉर्मल, डिसाइड करो।
यानी जो सेल मुझे नॉर्मल परसेंटेज कमा के दे रहे हैं उनको क्या बोलूंगा मैं? नॉर्मल। एंड जो आइटम्स मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे उनको क्या बोलूंगा? एबनॉर्मल। अरे बोलो हाँ या ना। जो आइटम्स मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं उनको मैं नॉर्मल बोलूंगा, एंड जो आइटम्स मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे हैं उनको मैं एबनॉर्मल बोलूंगा। बात पक्की? जो आइटम्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं उनको नॉर्मल बोलूंगा, जो आइटम्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे उनको मैं एबनॉर्मल बोलूंगा। क्लियर है क्या बच्चों? तो आप मुझे बताइए बेटा, टोटल स्टॉक है 28,500 का, इसमें से 6,500 का जो आइटम है वो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कमा के दे रहा है, 20% कमा के दे रहा है। 6,500 का आइटम क्या 20% प्रॉफिट कमा के दे रहा है? नहीं, वो 27% प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो करो उसको बाजू में, ले लो उसको खोपचे में। अरे बोलो ना। तो 28,500 में से 6,500 चले गए तो बचे कितने? 22,000 ओनली ना, 22,000। 6,500 है, बराबर है कि नहीं? यस। तो बेटा 22,000 नॉर्मल स्टॉक है जो नॉर्मल रेट से बेचूंगा मैं। अरे हाँ बोलो ना। हाँ। देन बाय सेल्स, टोटल सेल्स कितना हुआ बेटा? 2,49,000। इसमें से एबनॉर्मल सेल कितना है बचा हुआ? नॉर्मल। करेक्ट है क्या? परचेसेस पहले टोटल में लिखेंगे, रूल क्या है? पहले टोटल में लिखो। बोलो कितना है? 152,500। एबनॉर्मल कितना है? इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। कुछ बोला है क्वेश्चन में कि परचेस में इतने रुपए के गुड्स है जो हम सस्ते में बेचने वाले हैं, महंगे में बेचने वाले हैं? नथिंग। सो आई विल अज्यूम दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल हियर। बोलो बेटा 152,500 में से 0 गया तो बच्चा कितना? आगे बढ़ता हूं। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मनु लिखो, मनु। हाउ मच? 30,000। टोटल कॉलम में 30,000, नॉर्मल कॉलम में 30,000। इज इट राइट? यस। आगे बढ़ता हूं बच्चों, बस हो गया। बाकी सारे आइटम इग्नोर करने, बाकी सारे आइटम इग्नोर करने। कौन से? सेलिंग एक्सपेंस पी एंड एल में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पी एंड एल में जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस पी एंड एल में जाएगा, सेल्स ऑलरेडी लिख दिया है। बराबर है कि नहीं बच्चों? अब देखो, दूध का दूध पानी का पानी, कितना आसान हो गया ये काम। जीपी का वर्किंग नोट वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला सवाल, ये 6,500 के गुड्स, सिद्धांत, ये 6,500 के गुड्स पूरे के पूरे बेच दिए 9,000 में या कुछ उसमें से बचा है? पूरे के पूरे बेच दिए। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन बेटा, पूरे के पूरे बेच दिए। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन पढ़े। ऑल द गुड्स ऐसे बोला होगा वहां पे। सर आप ही पढ़ के दिखाओ ना। देखो, a sum of rupees 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 10,000 and was sold for rupees 9,000. Nothing is mentioned about remaining goods. बराबर है ना? So all goods are sold ऐसे मानूंगा तो यहाँ पे स्टॉक कितना आएगा? in abnormal goods का स्टॉक कितना आएगा? 0. and once it is 0 you can close it. 9,000 माइनस 6,500 तो 2,500 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सेपरेट हुआ। देखो कैसे सेपरेट हुआ? ऑटोमेटिकली। कैसे सेपरेट हुआ? ऑटोमेटिकली। बराबर है कि नहीं? ऑटोमेटिकली इट इज सेपरेटेड। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस नॉर्मल सेल्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट? डू यू अर्न 20%? तो यहां पे जीपी लिखूंगा डायरेक्टली, 2,40,000 इंटू 20%, दैट कम्स टू 48,000। एंड वंस यू राइट दिस फिगर you can write total profit also. कितना आता है ये? 50,500। प्लीज क्लोज नॉर्मल कॉलम फर्स्ट। नॉर्मल कॉलम क्लोज करना, बैलेंसिंग फिगर आपको स्टॉक की मिल जाएगी। टोटल इस बार अलग आएगा बेटा, पिछला वाला कॉपी मत करना। 252,500। अरे बच्चों, माइनस 2,40,000 कितना आया स्टॉक? लगता है लड़कियों को टॉपिक पसंद नहीं आया। सर जरा आप चुप बैठोगे क्या? हमें कॉपी करने दो सुकून से। इज इट 12,500? यस। बराबर है क्या बच्चों? एंड टोटल बताओ जरा। स्टॉक भी यहां पे टोटल आ जाएगा 12,500। तो ये हमारे टोटल ट्रेडिंग अकाउंट के साथ मैच हो जाएगा।
261,500 सही है क्या? टू 261,500 बच्चों समझ में आया? यस। तो विच मेथड इज कन्वीनियंट, 1 या सेकेंड? सेकेंड वन इज गुड एक्चुअली, जो हमें आगे जाके यूज करनी है। डोंट वरी, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं और इस नॉर्मल एंड एबनॉर्मल के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेने वाले हैं। ठीक है, पहला काम आज क्या किया हमने, सिर्फ स्टॉक निकाला। अब स्टॉक निकालने के बाद क्लेम की बात आएगी, तो कम से कम आप 12,500 तो क्लेम करने वाले हो, चिंतित ना हो। अब क्लेम का कैलकुलेशन कैसे करना है वो कल के लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर रिमेनिंग लेक्चर्स।